ओके झूम आउट करशील थोडं. ओके अच्छा चलो शुरू करते हैं. सो आवाज आ रही है सबको क्लियरली? एवरीबॉडी हेलो हेलो हेलो. आवाज क्लियर है उधर? यस और नो? इको आ रहा है. व्हाई दिस कोलैबोरेटी? डीटी में नहीं आ रहा था? हेलो हेलो हेलो. इको कब रहे तो? हेलो हेलो. अब आ रहा है इको? अभी भी है? नहीं यानी तो कहीं सुना नहीं. इको कहां से आ रही? डीटी में नहीं आ रहा था ना? ओके अब आ रही है क्लियर आवाज? अभी भी इको ही आ रहा है? टीव्हीचा आवाज बंद आहे का बघ एकदा. टीव्हीचा साऊंड बंद आहे का बघ. आणि प्रोजेक्टरचे साऊंड बंद आहे का बघा. टीव्ही आणि प्रोजेक्टरचे साऊंड बंद आहे का बघा. लाइव स्ट्रीम में नहीं आएगा. यहाँ टीवी या प्रोजेक्टर की आवाज शुरू होंगे मेनली. ये प्रोजेक्टर का रिमोट ले टीवी के. आवाज कम देखिए इनके प्रोजेक्टर्स के साउंड. हेलो हेलो. अब क्लियर है आवाज कि अभी भी इको आ रहा है? अब क्लियर है ना? चलो उधर प्रोजेक्टर का आवाज बंद करना. मैं सभी के बोल रहा हूं देखो. चलो अब आवाज क्लियर है एकदम? चलो बहुत बढ़िया शानदार. शुरू करें. बोलो हाँ है ना? थक गए सर. पहले ही लेक्चर हुआ है. शाम को 7 बजे तक के स्टेमिना पढ़ाना है आपको, है ना? है ना? पहले 10-12 दिन आपको थोड़े से हेवी जाएंगे क्योंकि फाउंडेशन में आपके साथ ये हादसा हुआ नहीं. ठीक है, पहली बार ये हादसा हो रहा है तो थोड़ा लगे रहना. ठीक है. और अभी तो भूख भी लगी होगी. खा लिया? चलो बहुत बढ़िया. चलो स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर. ठीक है, एवरीबॉडी इज रेडी? यस और ना? पहले कुछ मेरे इंट्रो के साथ में शुरू करते हैं, फिर कुछ आपके बारे में, फिर कुछ सिलेबस के बारे में और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे. मेरा नाम है दर्शन खरे. मैंने सीए किया है, सीएस किया है, विजय सर जैसा बीकॉम भी किया है, और 11वीं-12वीं भी किया है. ठीक है. मैं सीए पढ़ा रहा हूँ पास 12 ईयर्स से, सीए फाइनल से, और पिछले 7 साल से मैं सीए इंटर पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. और सीए फाउंडेशन अभी मैंने 1 साल पहले पढ़ाना शुरू किया, 1-2 साल पहले. मैंने पहले जॉब किया था बीके खरायन कंपनी वगैरह के अंदर. क्या झालं? टीव्ही का रिमोट तुला दिलं होतं ना रिमोट आता? करून घे पुरा बंद कर उसको. तर रिमोट तुझ्याच जवळ ठेव, इकडे काही कामच नाही त्याचं. खेळ तिथे मस्त. चलो झालं आगे. सो मैंने सीए करने के बाद में जॉब किया नियरली 1-1.5 साल तक के. फिर मेरे को समझ में आया मेरे को जॉब नहीं करना है. ठीक है.
और फिर मैंने टीचिंग शुरू किया। पिछले 12 साल से लॉ पढ़ा रहा हूं। ये हो गया बहुत सारा परिचय, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्लास के रूल्स की तरफ। कुछ रूल सेट कर ले क्लास के, थोड़े बहुत छोटे मोटे से, ये सुनना आगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल, मैं तुम्हें कुछ भी सवाल पूछूं मेरे को जवाब चाहिए, पाइजे मंजे चाहिए, मंजे पाइजे। समझ में आ रहा है सबको? ये सुनना, मैं तुमको पूछा गधे को पैर कितने, 5 बोले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है उसने देखा हो, हमने को क्या प्रॉब्लम। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरे को आंसर चाहिए, उसको करेक्ट करने का काम मेरा है। इट्स योर प्लेग्राउंड, आप यहां खेलिए लॉ के अंदर, आप जहां भटकोगे वहां पे वापस लाने का काम मेरा है, ठीक है ना। आई विल डू दैट, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट रूल, आपके जो फोन्स है, मैं पढ़ाते वक्त कोई भी फोन यूज नहीं करेगा। अगर तुम फोन यूज करोगे तो तुम्हारा फोन 24 घंटे के लिए कॉन्फिस्केट हो जाएगा, उसके ऊपर चैटिंग भी मैं ही करूंगा। फिर मत बोलना सर मेरा अच्छा खासा चल रहा था, हाँ मेरे बाबू ने ताना ताया और तुम बीच में आ गए सर। सो ऐसा नहीं करता हूं मैं, बीवी बहुत मारेगी, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं आपका फोन कॉन्फिस्केट कर लूंगा, लेक्चर के बाद वापस दे दूंगा, ठीक है। नॉर्मली मैं फोन रखता नहीं हूं। नेक्स्ट चीज, आपने 200 पेजेस की एक बुक बनानी है, ऐसी हो सकती है 2-3 बनानी पड़े, ठीक है। क्योंकि पहला गुरु मंत्र क्लास का, इंटर पास होगे, लिखोगे तो पास देखोगे, ठीक है। आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, थ्योरी सब्जेक्ट मैं मानता हूं, पर अपन इस क्लास के अंदर 250 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्लास वर्क होमवर्क मिला के। पूरा क्वेश्चन एक बार तुम हाथ के नीचे से लिख लो तो तुम्हारा 60 से 70 मार्क का पेपर देखा हुआ आएगा। 60 से 70 मार्क का पेपर देखा हुआ है ना, मतलब 45 से 50 कंफर्म है, राइट। पास तो हो गए, फिर अपन सोचेंगे दूसरे सब्जेक्ट को कैसे निकाले। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, और अपन ये करेंगे। कुछ चीजें मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस कर दूं। फर्स्ट, तुम्हारी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, पैन इंडिया किसी से भी कंपेयर कर लेना, तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग रहेगा हमेशा। उसके लिए अपने को जितनी चीजें छाननी पड़े, हर चीज हर खाग छान के मारेंगे, ठीक है। यहां जितना मेरे को नॉलेज है, नहीं तो गूगल खोल लेंगे साले को, ठीक है। दूसरा, आपके टंग पे सभी के सभी सेक्शन नंबर्स रहेंगे कंपनीज एक्ट के, अदर लॉज के वो जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम कंपनीज एक्ट के सेक्शन स्पॉइल नहीं करना चाहते, दैट्स व्हाई। तीसरी चीज, आपके आंसर राइटिंग टेक्निक्स पैन इंडिया सबसे अच्छे और बेस्ट रहेंगे, ये आपको अगले 1 महीने में पता चल जाएगा, पर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत गालियां भी खानी पड़ेगी, और तुम्हारे बुक के ऊपर बहुत सारे रेड मार्क्स भी आएंगे। हर एक का आंसर मैं चेक करूंगा डेली बेसिस पे। 1 या 2 क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, पूरे क्लास के अंदर मैं घूमूंगा और तुम क्या लिख रहे हो उसके ऊपर मेरी पैनी नजर रहेगी। लाइव स्ट्रीम में येलो टी शर्ट पिंक टॉप, मैं तुमसे बोलना चाहूंगा कि लाइव स्ट्रीम में जितने रूल के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस जरूर रहेगा। सर मेरा लॉ बहुत बेकार था सर फाउंडेशन में, डोंट वरी, आपका फाउंडेशन में लॉ था नहीं था, आप डायरेक्ट एंट्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आज से अपन एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, व्हाट इज लॉ से शुरुआत करेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्या क्या कर सकते हैं। इज इट फाइन एवरीबॉडी, यस और नो? ऐसी छोटी आवाज में तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, आप बिल्कुल पसंद नहीं आती, जोर से बोलो। चलो बहुत बढ़िया। सो लेक्चर के साथ में शुरू करते हैं, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। आज से हम कंटेंट शुरू करने वाले हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज लॉ, पर उसके पहले थोड़ा सा सिलेबस के अंदर एंटर कर लेते हैं। रेडी? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो आपके सिलेबस का नाम है सीए इंटर, वन सेक होल्ड, ओके। सो सब्जेक्ट का नाम मालूम है सबको? लॉ, बोलो आया ना? ओके, सब्जेक्ट का नाम है सीए इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, ठीक है। सो न्यू सिलेबस आने वाला है आगे, बट दिस इज द न्यू सिलेबस अभी जो हम पढ़ रहे हैं। पहले इसके पहले इसका नाम था कॉर्पोरेट एंड अदर अलाइड लॉस, नाउ इट इज कॉर्पोरेट अदर लॉस, जो आपको एप्लीकेबल है, जिसके अंदर आपको कंपनी लॉ आएगा विच इज नियरली ऑफ 60 मार्क्स, ठीक है, जिसके अंदर आपको 10 चैप्टर्स एंड 148 सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। कंपनी एक्ट पढ़ा है तुमने फाउंडेशन में? मैंने सुना तुमने पढ़ा। कितने सेक्शन है कंपनी एक्ट में? लगाओ बोली। चलो बहुत बढ़िया, पता है तो बहुत अच्छी बात है। 148 सेक्शंस पढ़ने आउट ऑफ 470, बचे हुए पढ़ेंगे अगर फाइनल में लॉ रहेगा तो, ठीक है।
दूसरा अदर लॉज, जिसके अंदर आपको 40 मार्क के लिए 4 डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं। वही अपना पुराना दोस्त इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ईयर कौन सा है? 19 बोला तो मैं मर्डर कर दूंगा, याद रखना। दूसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ईयर कौन सा है? 1881। तीसरा जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मतलब लॉ को कैसे पढ़ते हैं। इन्होंने तुमको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिया, सेल ऑफ गुड्स पढ़ा दिया, पार्टनरशिप पढ़ा दिया, कंपनीज एक्ट थोड़ा पढ़ा दिया, एलएलपी पढ़ा दिया, और अब बता रहे हैं कि लॉ को कैसे। चलो बहुत बढ़िया। सो ये चीज को आपने याद रखना, ये हमारा सिलेबस है। क्वेश्चन पेपर नॉर्मली किस प्रकार आता है वो 1 मिनट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉर्मली कंपलसरी और आपको बचे हुए 5 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 30 मार्क्स का पेपर नॉर्मली ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। कंसीडर किया जाए तो 20 मार्क्स ईच के हिसाब से आपको 14 मार्क्स ईच के हिसाब से या 16 मार्क्स ईच के हिसाब से आपको नियरली 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कंसेप्ट समझ में आए? पेपर नॉर्मली 116 मार्क्स का या 120 मार्क्स का आता है विद द ऑप्शंस, ठीक है। चलो ये सब हो गया। स्टार्ट करते हैं विद द हिस्ट्री। लॉ पढ़ रहे हैं अपन। सो सबसे पहली बात, दुनिया का सबसे पहला लॉ कब बनाया गया? दुनिया का सबसे पहला लॉ एंशियन इजिप्शियन संस्कृति के अंदर बनाया गया था। जिन लोगों ने पिरामिड बनाए उनके पास सिविलाइजेशंस थी, और जब उनके पास सिविलाइजेशन थी तो उन्होंने खुद के सिविलाइजेशंस के लिए डिफरेंट लॉज बनाए। इट वॉज लॉन्ग बैक। वहां से लेकर आज के डेट में सबसे पहले अगर हम जंप करें तो मैं बोल सकता हूं पूरे 195 कंट्रीज में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज हैविंग 444 आर्टिकल्स। यह हमारे पूरे इंडिया के लॉज का बेस लॉ माना जाता है। कोई भी इंडियन लॉ जो आपके सिलेबस में हो या आपके सिलेबस में ना हो, यह कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा उसे फाइनल वर्डिक्ट बोलेंगे हम। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? अब तुमने फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप पढ़ लिया, पर एक सवाल, व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ? बोलो, एनीवन रेज योर हैंड एंड टेल मी, लॉ मतलब क्या होता है? बताओ जरा, मुझे भी ख्याली पुलाव खिलाओ जरा। एनीवन? यस यस, बोल, डरने का नहीं, मस्त आंसर देने का। ये क्लास में आंसर देने की पास होंगे। यस बोलो। रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स, ओके गुड वन। हाँ, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, ओके। एनीवन मोर? लॉज, ड्यूटीज एंड रेमेडीज, ओके। और कोई? हाँ, सेट ऑफ रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक, गाइडलाइंस, नाइस। हाँ, ओके चलो, आई विल रिफ्रेज माय क्वेश्चन। व्हेन आई आस्क यू व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ, आई मीन टू आस्क यू व्हाट इज अ डिसीज जिसके लिए लॉ बनाया गया है। आई एम नॉट आस्किंग यू द सिम्टम, आई एम नॉट आस्किंग यू द ट्रीटमेंट, आई एम नॉट आस्किंग यू द ट्रीटमेंट और द सिम्टम। जैसे इन्होंने बोला रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये लॉ है। रूल्स एंड रेगुलेशंस ये डिसीज है या ट्रीटमेंट है? सब जरा आंसर दो, रूल्स एंड रेगुलेशन डिसीज है या ट्रीटमेंट है? इट इज ए ट्रीटमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज अ ट्रीटमेंट। उन्होंने बोला गाइडलाइंस, इट इज अ डिसीज और अ ट्रीटमेंट? सब जन बोला इट इज अ डिसीज और अ ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट। इधर से बोला कि सर रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक, वेदर इट इज अ डिसीज और अ ट्रीटमेंट? मुझे डिसीज बताओ। प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स। चलो प्रॉब्लम्स डिस्प्यूट्स है तो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? भाग दौड़ मच जाती है सर। भाग दौड़ हुई तो राइट्स, ओके ओके। शैल आई गिव यू एग्जांपल? बोलो हाँ है ना? कौन है? ओके, शैल आई गिव यू एन एग्जांपल एवरीबॉडी? डर लगूंगी सर, ये नहीं। शैल आई गिव यू एग्जांपल? यस और नो? मुझे एक बात बता, हम स्टोन एज में भी रहते थे एज ए ह्यूमन? यस और नो? हम स्टोन एज में रहते थे। फर्स्ट और फॉरमोस्ट थिंग, जब हम स्टोन एज में रहते थे तो हमारे पास ना व्हीकल्स थे, ना गाड़ी घोड़ा, ना बंगला, ना पैसा। बोलो हाँ है ना? आदमी रहता था वो पैदल चलता था। यस और नो? आदमी रहता था वो पैदल चलता था, और उसको कुछ भी करना रहता था वो भागता था। मुझे बताओ, हम स्टोन एज से आज तक चलते आ रहे हैं, भागते आ रहे हैं, कहीं कोई चलने के लिए या भागने के लिए लॉ है क्या? एवरीबॉडी टेल मी, क्या चलने या भागने के लिए कोई लॉ है? नहीं है। देयर इज नो लॉ चलने के लिए या भागने के लिए। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि भाई साहब आप जब घर के बाहर निकल रहे हो तो राइट पैर डाल के बाहर निकलना चाहिए, टॉयलेट में जा रहे हो तो इज देयर एनी लॉ? दिन मर्रा की जितनी चीजें हैं, आप सोचना कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लॉ के अंदर कंसीडर नहीं करते। सवेरे उठते हो, रात को सोते हो अकेले,
तो ऐसा कोई लॉ है क्या कि नहीं राइट साइड पे सोना चाहिए, लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए? सवेरे उठ के नहाते हो तो नहाते हो ना, तो नहाने के लिए कोई लॉ है क्या जीवन में? जोर से बोलो सुन ना। ब्रश करते हो, कोई लॉ है? उसके बाद नहीं आगे, फिर उसके बाद में अगर मैं बोलूं तो दिन में ऐसी कितनी तो भी चीजें हैं जिनके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ बनाया नहीं गया है। समझ में आ रहा है? पर उसके बाद में इंसान आगे बढ़ा, व्हील का इन्वेंशन हुआ और हमने गाड़ियां बनाई। बोलो हाँ है ना? गाड़ी तो हम कैसे भी चलाते हैं, और खास करके हर सिटी में एक रोड होता है हरियाली वाला। जैसे पूना में एक रोड है, अरे जाके भी आ गए बड़े फास्ट हो। पूना में एक रोड, तुम्हारे नॉलेज के लिए बोलूं, जो पूना में नया है, ठीक है, क्योंकि शाम को ना तुमको थोड़ा सा डिप्रेशन आएगा, ठीक है, तो ग्रीनरी चाहिए ना लाइफ में, हाँ ना। सो पूना में एक रोड है, उसका नाम है एफसी रोड, ठीक है। और जब आप वहां पे गाड़ी लेके निकलोगे तो नॉर्मली ऐसा पॉसिबल है कि तुमको नजारे दिखेंगे, और भी पॉसिबल है कि और नजारे दिखेंगे, फिर गाड़ी तो उधर ही पलट जाएगी, और कुछ ज्यादा ही दिख गए तो भाई हो गया जीवन में काम। नहीं, वो पूरा पूरा फोटो है कपड़े पहन के, डोंट वरी। तो इतने गौर से उसको ना देखिए, ठीक है, मेरे को चेंज करना पड़ेगा फोटो को जीवन में। हाँ, अब कैसा लग रहा है? ठीक है, अभी ध्यान दो मेरे तरफ, ठीक है, मेरे तरफ। सो बेसिकली जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हो और जब कभी भी ऐसे कुछ नजारे दिखते हैं, देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, बोलो हाँ ना, देयर आर चांसेस ऑफ ट्रैफिक जाम, बोलो ऐसा ना। क्या एक्सीडेंट से मैं कह सकता हूं कि तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है? क्या ट्रैफिक जाम से मैं कह सकता हूं कि तुम्हें टाइम वेस्ट होगा? ये चीजें ना हो इसलिए लॉ बनाया गया है, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। कौन सा लॉ बनाया गया है बोलो एक बार? इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 90। वो तुम फेंकने में लोगों को बोलते हो ना ट्रैफिक कंट्रोल लॉ में लिखा है, वैसा कोई लॉ नहीं है। इट इज ओनली लॉ इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, क्या बोले जैसे 1988। इसी लॉ के अंदर सभी चीजें बोली गई है, ठीक है, इसी लॉ के अंदर सब चीजें बोली गई है। दैट इज सभी के सभी रोड साइंस इसी लॉ के अंदर बोले गए हैं, सभी के सभी सिग्नल्स इसी लॉ के अंदर बोले गए हैं। ग्रीन मतलब गो, ऑरेंज मतलब कंफ्यूजन है, गो स्लो, एंड रेड मतलब स्टॉप, बोलो हाँ ना। हालांकि इंडिया में इंटरप्रिटेशन बहुत अलग है अपने, बोलो ऐसा ना। ग्रीन मतलब गो, ऑरेंज मतलब लेट्स गो फास्ट, एंड रेड मतलब इफ देयर इज नो मामू लेट्स गो, बोलो हाँ ना। सो दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, अपने अपने हिसाब से हम लेते हैं, राइट? यस और नो? तो दैट इज कॉल्ड एज इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। बस बस हीरो बना के छोड़ेगा भाई तू मेरे को। सो ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखिएगा। यहां तक समझ में आया सबको? यस और नो? सो एक बार वापस से लॉ का नाम बोलो, क्या है बोलो एक बार? इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988, पहला लॉ अपने नाम सुन लिया। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि लॉ ये सिर्फ तुम्हें टॉर्चर करने के लिए नहीं बनाया जाता कि पार्लियामेंट के लोगों के पास खाली पे समय है, चलो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को टॉर्चर करते, 4 बना के दे देते सिलेबस में। इसके लिए लॉ नहीं बनाया जाता। लॉ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सिचुएशन लॉ को डिमांड करती है। जब लोगों के एक्सीडेंट होना शुरू हुए, जब लोगों के ट्रैफिक जाम होना शुरू हुए, तब जाके हमको पता चला कि नहीं यार, देयर इज अ नीड ऑफ अ लॉ। समझो मैंने तुमको इस रूम के अंदर बचपन में स्कूटी चलाई है, स्कूटी वो ऐसे ऐसे वाली, कोई मिल गया, मैं आ रहा हूं दादी, मैं आ रहा हूं, दैट वन, बोलो हाँ है ना। सो स्कूटी तुमको मैंने अगर दे दी, सब डेस्क बेंचेस निकाल दिए और तुमको बोला घूमो, तो तुम किधर भी भागोगे? लड़के इधर उधर, लड़के उनके पीछे, बोलो सुनो, फिर तुम जा जाके गाड़ियां ठोकोगे एक दूसरे को, बोलो हाँ है ना। अब मेरे को जब दिखा कि यहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो मैंने रूल लगा दिया कि भैया सब लोग लेफ्ट साइड से ही स्कूटर चलाएंगे और ऐसे राउंड सर्कल में ही स्कूटर चलाएंगे। दिस इज लॉ, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। और क्या है? बस बड़े इमेज के ऊपर इंडिया में 135 करोड़ की जनता के लिए बनाया गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सुनना। सो सेंटेंस मेरे साथ पढ़ना, ठीक है? सिंक्रोनाइजेशन में पढ़ सकते हैं अपन। बचपन में अपन ने ए फॉर एप्पल किया था ना, ए फॉर, बोलो दो, अभी जिंदगी भर बोला ये बोलो ए फॉर, बी फॉर बड़ा एप्पल, सर लेट्स गो। द लॉ से 1 2 3 बोलो, क्या है? द लॉ नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन सेक, द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड एवरी लॉ, इफ यू रीड द हिस्ट्री thoroughly it will help you to understand the law better. Following are the examples of the law
विच केम एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए हिस्ट्री। आपने कभी भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना है? मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा कि सिचुएशन वाइज लॉ किस प्रकार बनाया जाता है उसका। अगर आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना है तो मैं आपको मेंशन करूं, भोपाल गैस ट्रेजेडी, लेफ्ट साइड लाइट एक्चुअली कैमरा थोड़ा तिकडे दुसऱ्या अपोजिट साइड कॉर्नरला घे मला, कॉर्नर ओके। भोपाल गैस ट्रेजेडी अगर आप देखो तो 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था, ठीक है। 2-3 दिसंबर कब बोले एक बार उसे 1984। पर मैं आपको बोलूं तो बेसिकली भोपाल गैस ट्रेजेडी में रातों रात 4000 लोग मर गए थे। वहां से लेकर अभी तक के 50,000 परमानेंटली इंजोर हुए हैं एंड 5 लाख लोग इसके नियरली चपेट में आए। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का कंपनी था ना, यूनियन कार्बाइड, वो कंपनी का जो चेयरमैन था वॉरेन एंडरसन, वो बंदे को इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन लोगों को एज अ कंपेंसेशन 470 करोड़ रुपीस देना था 85 में। बिना दिए भाग गया, 95 इयर्स तक जिया जीवन, और हम अभी तक के वो पैसा वसूल नहीं पाए। अभी भी आपको शायद नहीं पता, 20 मेट्रिक टन का जो गैस था मिथिल आइसोसाइनेट, जिसकी वजह से लोग मरे थे, अभी भी 20 मेट्रिक टन का गैस भोपाल के लैंड के नीचे, उस फैक्ट्री के नीचे दबा हुआ है, जो लीक हो रहा है वाटर सोर्सेस में बिलो द लैंड, और अभी भी लोग उससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। जनरेशंस ओवर जनरेशंस भोपाल गैस ट्रेजेडी में आए। और आपने देखना हादसा हुआ था 2-3 दिसंबर, कब बोले एक बार 1984, पर उसके लिए लॉ देखो कब बनाया गया है 1985। मतलब ये बहुत विडंबना है, बहुत बड़ा ड्रास्टिक प्रॉब्लम है कि इंडिया में इतना बड़ा ट्रेजेडी होने के बाद उसके लिए कोई लॉ ही नहीं था। और लॉ का नाम भी देखो, आप जरा गौर करिएगा, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट। प्रिवेंशन नहीं है, ट्रेजेडी हो गया, अब तो हम क्लेम लेने की बात कर रहे हैं। सो क्या मैं ये कह सकता हूं ये लॉ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिचुएशन में आया है? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, क्या मैं ये कह सकता हूं? समझ में आया? There is the first example. Second example, Dowry Prohibition Act. Dowry, हुंडा, हाँ ना, बोले ऐसा ना। सो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, मुझे बताओ डाउरी कब से चल रहा है? राजा महाराज, वो जोधा अकबर मूवी देखा होगा, बाहुबली, उसमें सब वो गधे नहीं सॉरी, घोड़े हाथी वगैरह लेके रानी के महल में पहुंचाते हैं, हीरे वीरे रानी लेके आती है ना, ऐसा ना, तब से डाउरी चल रहा है। पर एक्ट देखो कब बना, 1961। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, 3 साल में पार्लियामेंट बना, 3 साल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और 10 साल तक के हमने डाउरीज के इशू फेस किए। क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स हमको भले रूल करके गए, पर ब्रिटिशर्स एक सिस्टम लगा के गए थे, रिस्पेक्ट वुमेन। जैसे ब्रिटिशर्स गए वो सिस्टम हट गया एंड देयर इज अ गैप इन द सिस्टम। और 1950s से 1960s में इंडिया ने मैक्सिमम केसेस देखे हैं, फीमेल फिटोसाइड, वुमेन अब्यूज, डाउरी के लिए जलाना, मैक्सिमम केसेस उस वक्त दिए हैं कंपेयर टू पॉपुलेशन इन द परसेंटेज। तब जाके 1961 में इनको समझ में आया कि नहीं यार, इसके खिलाफ लॉ लगाना जरूरी है। तो वी आर गुड कि अभी वुमेन का नंबर मेन से ज्यादा है, पता है ना आपको सर, फिर भी मेरे को कोई नहीं मिली सर। Yes or no? So this is why the law is required. Last but not the least, have you seen this photo? Who is he? अजमल कसाब, देखा? इसको फांसी पे चढ़ाया था, बोलो हाँ ना। लोग इसके ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, बोले फांसी पे मत चढ़ाओ, ही डिजर्व अ ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन। मेरे को तो लगा इनको भी चढ़ा देना चाहिए था। यही फोटो देखा होगा, कौन है? संजू बाबा, हाँ ना। इनको टेररिज्म एक्ट में शिक्षा नहीं हुआ था, इनको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एक्ट में शिक्षा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये AK-56 लेके चल रहे थे। AK-56, AK-47 का भाई बोल सकते हैं आप, राइफल का। जब इनसे पूछा गया क्यों, तो बोले सेफ्टी के लिए। ना सेफ्टी के लिए AK-46, 56, कल 2-4 ग्रेनेड ले लो, परसों 5-6 टैंक ले लो, एक आधे न्यूक्लियर भी भेज देते। सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी को लाइसेंस रिवॉल्वर तो मिलता ही है ना, तो AK-56 क्यों? फिर उसके ऊपर मूवी बनाई इमेज क्लियर करने के लिए। संजू बाबा बोले हाँ है ना, कर हर मैदान फटे। समझ में आ रहा है सबको? ऐसा ना। अब फ्रैंकली मैं बोलूं, इतना सारा हिस्ट्री अगर टेररिज्म का है तो मैं आपको कुछ बेसिक टेररिज्म के बारे में बोलना चाहूंगा। इंडिया के पास टेररिज्म का पहला लॉ था टाडा, उसका नाम पढ़ लेना एक बार, क्या है देखो जरा, टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, टाडा। 1985 से लेके
2000 तक के ये लॉ चला। ये लॉ जब चल रहा था तो एकदम ही वीक लॉ था, एवी, कि टेररिस्ट आए उसको भैया सजा देंगे, फिर उसकी केस चलाएंगे 20 साल तक, फिर सोचेंगे उसके साथ क्या करना है, चले ऐसा लॉ। मैम इधर आ जाइए, इधर बहुत जगह नहीं, जगह बहुत जगह, ठीक है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो टाडा करके लॉ था 1985 से लेके इंडिया में टेररिज्म के बहुत सारे घटनाएं हुई। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट सबसे बड़ा वाला, जिसके लिए संजय दत्त को उसके अंदर केस में फंसा लिया गया था। 1997 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, 2000 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तब तक पार्लियामेंट ने कभी टेररिज्म का लॉ चेंज नहीं किया, बट 2001 में ऐसे बाजू में फटा पार्लियामेंट के, तो इनकी फटी ये बोले अरे यहां तक आ गई, अर्जेंसी में लॉ पास करना पड़ता। तो देखो बराबर 2002 में पोटा आया है, मतलब 200-300 लोग निपट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जब इनको पता चला इनमें से भी एक आधा गायब हो सकता, तब जाके इन्होंने कौन सा लॉ बनाया, टेररिज्म। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। सो क्या ये सिर्फ बनाने के लिए बनाया है या जो सिचुएशन का कॉन्सिक्वेंस आया है, समझ में आ रहा है। टेररिज्म तो इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट, डाउरी इज आल्सो परफेक्ट एग्जांपल, भोपाल गैस ट्रेजेडी इज आल्सो परफेक्ट एग्जांपल। हर लॉ एक्चुअली इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन है इसलिए लॉ बनाया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन थियरी? लास्ट बेंचेस, बालकनी में बैठे हुए लोग, पक्का समझ में आ रहा है? और कॉलम प्रेमी सब ठीक? ये इधर जो पिलर प्रेमी है ना, प्लीज मेरे को दिखते रहना, ठीक है? ओके फाइन, चलो समझ में आया सबको एवरीबॉडी? सो नीचे क्वेश्चन लिखना रजिस्टर के अंदर। अच्छा, रजिस्टर में फर्स्ट थिंग 30 पन्ने 30 लीव्स, ठीक है, 60 फेसेस। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? 30 लीव्स 60 फेसेस, एक पन्ना समझते हो? इसको डिफाइन करो जीवन में। ये एक पन्ना होता है, सबको दिखाई दे रहा है, ऐसे 60 फेसेस 30 लीव्स, ठीक है, 30 पन्ने 60 फेसेस, ब्लैंक छोड़ दीजिए और उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा। सर मेरी तो बुक ही खत्म हो गई। लखन बाहर में जाऊन लाओ ना, हो सकता है? लाइव स्ट्रीम में है सबने जितने लोगों ने रजिस्टर बनाया है 30 लीव 60 फेसेस मुझे ब्लैंक चाहिए। बहन लाओ तिकड़ने अंदर से। चलो डन एवरीबॉडी, बोलो सुनना। उसके ऊपर सवाल लिखो, व्हाई लॉ इज मेड। क्वेश्चन लिखना, व्हाई लॉ इज मेड। 30 पन्ने छोड़ने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई लॉ इज मेड। लिखा सबने? मैं मेंशन करना चाहूंगा, ये सेंटेंस उसके नीचे लिख लो, दिस वन पूरा का पूरा। अजून इकडे घेशील कॅमेरा, थोडा खूप आत जातोय। या साईडला, या साईडला, इकडे 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 उलटा, अजून 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 अजून, बस फिट कर। हा पूरा सेंटेंस।
चलो लिख लिया सबने? डन एवरीबॉडी? ओके, एक चीज नोट करिए कीजिएगा प्लीज, जब भी आप बुक बनाओ बुक इस कदर बनाना कि लोग जेरोक्स मांगे। लड़कियों की बुक तो वैसे ही मांग लेते हैं, पर लड़कों की भी बुक अच्छे से मेंटेन करना कि लोग जेरोक्स मांगे। वो बुक आपको कम से कम 5 से 10 बार पढ़नी पड़ेगी। सो वॉट एवर यू राइट इट लाइक दैट इज द ओनली थिंग यू आर डूइंग। ठीक है, राइट इट एकदम ट्रिमेंडसली, जैसे बहुत अच्छे से फेयर कर रहे हो। ठीक है, मुझे कोई भी क्लास के अंदर अजीबो गरीब बुक दिखी मैं काट दूंगा। ठीक है, याद रखना, मैं पेज के ऊपर काट मार दूंगा। ठीक है, आपको पता चलेगा धीरे धीरे, पर्सनल अटेंशन इतना दूंगा, बोला ना मैंने, उसने भी नहीं दिया होगा। ठीक है, चलो नाउ 3 लॉस के एग्जाम्पल हमको लिखने हैं। पहला है कौन सा, बोले एक बार उसे, पॉइंट नंबर 1, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट। पॉइंट नंबर 1 करके, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट। सिर्फ नाम लिखना है। भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट हो गया। दूसरा, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। सेकंड, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। लिख लिया। थर्ड वन, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। चल लिख लिया सबने? डन एवरीबॉडी? कैन यू टेल मी ये तीनों लॉज में कॉमन पॉइंट क्या है, क्यों बनाया गया है, क्या करने के लिए बनाया गया है? कॉन्सिक्वेंसेस को संभाले। जैसे अगर हम भोपाल गैस की बात करें तो भोपाल गैस कुछ लोगों को सेव कर रहा है, कॉन्सिक्वेंस मतलब कंपेंसेशन वगैरह देने की बात कर रहा है। डाउरी सेव कर रहा है वुमेन को, बोलो हाँ या ना? डाउरी प्रोहिबिशन और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म हम सबको सेव कर रहा है। सो क्या हम कह सकते हैं कि लॉ के अंदर कुछ पॉइंट्स कॉमन होते हैं हमेशा? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड? लिखना नहीं अभी, जस्ट होल्ड। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड? सो ऐसे कौन से फैक्टर जिसके ऊपर लॉ डिपेंड करता है? ये तीनों लॉज में क्या कॉमन था? सब जन बोले एक बार, सेफ्टी, कि लोग आपको पहले सेफ रखी जाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी लॉ अवेज नहीं बनाया जा रहा, आपको सेफ रखना है इसलिए बनाया जा रहा है। क्लियर कंसेप्ट? सो द फर्स्ट प्राइमरी थिंग इज, सब जन बोले एक बार, सेफ्टी। क्लियर कंसेप्ट? सेफ्टी फ्रॉम टेररिज्म, सेफ्टी फ्रॉम बॉम्ब ब्लास्ट एक्सेट्रा। सेकेंड चीज आफ्टर सेफ्टी आपको मिलनी चाहिए, दैट इज अ बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स एक्ट, अभी डीटी पढ़ा होगा तुमने, उसके अंदर बेसिकली जब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है तो गवर्नमेंट का सबसे पहला अलोकेशन डिफेंस के लिए होता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, क्योंकि वो हमको क्या देते हैं? सेफ्टी। और फिर उसके बाद में पैसा बचा तो आपके लिए एयरपोर्ट्स, रेलवेज, बस सर्विसेज। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है? आप सोचो अगर आपको ट्रैवल करना है विदाउट इन चीजों के तो कितना कठिन होगा जीवन में, बोलो ऐसा ना? अब ये दो चीजें तो लॉ के अंदर होनी ही चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा सेफ्टी बेनिफिट का एक और एग्जांपल है, जैसे फायर फाइटिंग सिस्टम्स। अगर कभी आग लगी हो घर में, गांव में, दिल में और कहीं, तो ऐसे सिचुएशंस में, मतलब दिल वाली नहीं बुझा सकते, बट ऐसे सिचुएशन में फायर फाइटर्स विल बी यूज्ड। बोलो हाँ या ना? ऊपर से अगर बड़े कंस्ट्रक्शन आप जब कर रहे हो ना, तो उस सिचुएशंस में भी फायर फाइटर्स को यूज किया जाता है, फायर फाइटिंग सिस्टम्स को। ये सर नो? तो सेफ्टी भी है एज वेल एज क्या है, बोलो एक बार, बेनिफिट। सो एक बार जोर से दोनों पॉइंट बोलना। सबसे पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? बेनिफिट। तीसरे पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। आपको सेफ्टी मिले, आपको बेनिफिट मिले, जरूर मिले, पर आपके कॉस्ट पे मिले। क्योंकि दूसरों के कॉस्ट के ऊपर अगर आपको बेनिफिट मिलना है तो उसे चोरी कहा जाता है, बोलो सर ना? बर्गलरी कहा जाता है।
बट फिर भी ये पॉइंट इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा. एक छोटा सा एग्जांपल बनाए. बोलो हाँ या ना. एवरीबॉडी यस और नो. नाम बोलिए मैडम आपका. आस्था. आस्था मैडम, इस कार्यक्रम के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है. इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं. यदि किसी घटना के साथ समानता होती है तो मात्र संयोग कहा जाएगा. ठीक है. क्लास के अंदर बहुत सारे जोक होंगे तो किसी ने पर्सनली ले लेना. ठीक है. आस्था मैडम सीए कर रही है. आदमी सीए क्यों करता है, औरत सीए क्यों करती है? पैसा. भी यही पसंद है मेरे को तुम्हारा, एकदम टू द पॉइंट. सर पैसा, बाद में बाकी सब बातें करेंगे. बोलो आया ना. क्लास में जब एंट्री कर रहे थे तभी तुम्हारा कैलकुलेटर निकालने का मूड हो गया था ना. हाई इतने बच्चे. मल्टीप्लाइड बाय फीस कितना रहे इसका? ओ यही खास बात है प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की. होटल में बैठेंगे, खाना नहीं खाएंगे, टेबल चेक करेंगे कितने हैं, हर आदमी एवरेज कितना मिनट बैठता है, इसका एवरेज कितना बिल होता होगा. मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड. ओ मस्त बिजनेस है. चलो गुड. सो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर. हर आदमी सीए, औरत सीए इसलिए करता है क्योंकि उसको पैसा तो कमाना ही है. ऊपर से और भी ख्वाब होते हैं कि एक छोटा सा बंगला हो, है ना, 15-20 BHK. हर दूसरे दिन दूसरे रूम में सोऊंगा अकेला. उसके बाद एक और ख्वाब होता है, एक छोटी सी गाड़ी हो. बोलो हाँ या ना. और लड़के रहे तो एक सुंदर सी बाइक. हर जगह बाइक काम नहीं आते बेटा. बाइक इज ऑल्सो लव. आई कैन कंसिडर लिमिटेशन. ठीक है. ओके. सो एक छोटा सा बंगला, एक गाड़ी, एक सुंदर सी लड़की या बाइक, चॉइसेस के ऊपर डिपेंड है. और मैम के भी सपने थे तो मैम ने एक छोटा सा बंगला बना लिया और सच में गाड़ी ली, करोड़ों रुपए कमा के, एक नैनो. क्योंकि मैडम को कार चलाना आता है. मैडम नहीं आता इसलिए तो ली. बोलो नैनो कितनी भी ठोको, 1.5 लाख का खर्चा, पूरी ठोक दो तो 1.5 लाख का खर्चा. सही है एकदम. बोलो हाँ है ना. तो मैडम ने एकदम चिली रेड कलर की नैनो चूज की कि 5 सिग्नल दूर से ही दिख जाए. जिस दिन गाड़ी चलाने का समय आया, शोरूम से गाड़ी निकालने का, मैडम को ब्रेक और एक्सीलेटर में फर्क नहीं पता चला तो उन्होंने जो मिला वो शोरूम फोड़ के कार बाहर आई. मैडम ने विंडशील्ड नीचे कर दिए. लेट द एयर फोर्स कम इन. सीट बेल्ट बांध लिया, फुल आवाज में गाने, लिम्बोर्गिनी चलाई जाने. गाड़ी में कौन से बैठे, गाना कौन से चल रहा है? लिम्बोर्गिनी चलाई. फिर फुल स्पीड में गाड़ी जा रही थी, सामने एक रेड सिग्नल दिखा. मैडम बोले ओ मैचिंग मैचिंग, और मैडम ने सिग्नल तोड़ दिया और बीच चौक में जाके ठोक दी BMW 7 सीरीज को. BMW 7 सीरीज, मैडम के नैनो. समझ में आ रहा है? BMW 7 सीरीज का टायर विथ इट्स एक्सेल 1,75,000 का आता है. उसमें पूरी की पूरी मैडम अंदर ही बैठी रही. BMW वाला बाहर आया. ओके. BMW एकदम मैडम को खिड़की से बाहर उतारा. 5 लाख रुपए दे. मैडम ने एक नैनो की चाबी ली. खुश रहे, आबाद रहे, सुखी रहे. मुझे एक बात बताओ, है मैम, लड़कियां गाड़ी चलाना मतलब भाई, लड़कियां बुरा मत मानना, सॉरी, पर सच्चाई तो सच्चाई है. ओके, सॉरी सॉरी सॉरी. सो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देखे, मेरे साथ हुआ है भाई, मेरे साथ हुआ है. एनीवे, लेट्स कम टू टॉपिक. सो भाई साहब, जब मैडम ने गाड़ी ठोक दी, लेट द एयर फोर्स कम इन, मैन को बेनिफिट था, सीट बेल्ट लगाया, मैन का सेफ्टी था.
सिग्नल तोड़ा, कॉस्ट किसको लगा? BMW 7 सीरीज। इसलिए सिग्नल है कि किसी और को कॉस्ट ना लगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? वो सिग्नल लॉ है, उसकी तरफ देख के लगता नहीं है पर वो है, उसे पता नहीं है। वहां पूरा ट्रैफिक जाम करेंगे, बहुत गाड़ी, बहुत जगह, नहीं जगह, बहुत जगह है। दैट इज अ लॉ, दैट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्या? बोलो एक बार जोर से, अदर्स। यहां तक समझ में आया सबको पक्का? 3 एलिमेंट्स, एक बार जोर से बोलना। पहला कौन सा? सेव। दूसरा कौन सा? बेनिफिट। तीसरा कौन सा? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। चौथे पे जा रहे हैं, द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट, इथिक्स। लॉ में लिखा नहीं जाता इथिक्स कभी। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कहीं लिखा था कि दिस लॉ इज वेरी इथिकल? ये अज्यूम्ड है कि लॉ होगा, इथिकली होगा। बट व्हाट डू मीन बाय इथिक्स? मॉरल्स, वैल्यूज, कल्चर। कल्चर हाँ, सबका डिफरेंट इथिक्स रहता है। थोड़ा डिस्कस करें इथिक्स। व्हाट इज इथिक्स? सर इजी टू अंडरस्टैंड सर, बट डिफिकल्ट टू डिफाइन सर। समझ में तो हमको आ गया है, पर बताना जरा मुश्किल है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ऐसे ना फाउंडेशन पास हुए हो, डाउट है तुमको जीवन में, तो जोर से तो बोलो कम से कम। मेरे को कोई पूछता है ना फाउंडेशन पास हुआ, सर ये 200 लाए पर ये सर, ऐसे जोर से बोला मेरे को डाउट हुआ 2 मिनट के लिए यार। फाउंडेशन पास हुआ, फिर मैडम चुपी बैठे उधर 2-4। मैं नहीं मतलब, मैं तो शर्मा नहीं कर ले। सो फाउंडेशन पास हुआ, पार्टी किया नहीं किया? नहीं, पैसे नहीं दिए फिर पप्पा ने। चलो पार्टी करवाता हूं तुम्हें। यही पट्टी है। तुम पार्टी करने गए हो, डांस फ्लोर पे तगड़े लेवल पे डांस कर रहे हो, कुछ इस प्रकार। इससे भी खतरनाक तुम कर सकते हो, आने वाले गणपति में पता चलेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ जरूर। वाह। सो तुम डांस फ्लोर से तगड़े लेवल पे डांस कर रहे थे, क्योंकि तुम पास हुए थे। एक बंदा दूर बैठा था, ना तुम्हारे जान का ना तुम्हारे पहचान का, और दूर से तुमको गुस्से से देख रहा था। तुम्हारा डांस ही शायद ऐसा होगा। तुम गुस्से से देख रहा था, तुम उसको देख रहे थे, क्यों? रास्ते में फाउंडेशन पास हुआ और जोर से नाचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो बंदा उठा, उसने एक बोतल ली, तुम्हारा डांस स्लो हो गया। उसने बोतल फोड़ी, तुम्हारा डांस और स्लो हो गया। और फिर उसने फोड़ी हुई बोतल लेके आंखों में अंगारे लिए तुम्हारी तरफ भागना शुरू किया। तुम्हारा डांस स्लो मोशन हो गया। मुझे बताओ, रीजन पता हो ना पता हो, अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे नहीं भागोगे? सीए का एग्जाम पास किया है, फाउंडेशन का, आर्मी की ट्रेनिंग नहीं की है, ये नहीं जानता। बैलेंस शीट बोलो कितनी टैली करनी है, फाइटिंग आया तो तुमने अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू किया। तुम आगे, वो पीछे तुम आगे, टू मच फन। 2 किलोमीटर तुम पूरा भाग लिए। तुमने सोचा मैं क्यों भाग रहा हूं? फिर तुमने सोचा अरे हाँ, मेरे पास भी तो हथियार हो सकते हैं। तुमने आजू बाजू में देखा, तुमने 2 बोतल उठाई, तुमने दोनों फोड़ी और तुम उसकी तरफ पलटे, बोले 2 केस। फर्स्ट केस में उस बंदे ने तुम्हें मस्ती मजाक में मार दिया, क्योंकि उसको कुछ ही मजा नहीं आ रहा था, तुमको बहुत ही ज्यादा आ रहा था। सिर पे बोतल फोड़ी, पेट में डाली। मर्डर 1, मर्डर 2। मुझे बताओ, मजाक में, मस्ती मजाक में उसने तुम्हें मारा, इथिकल है या अनइथिकल है? तुम तो मरे हो, तुम्हें कौन पूछेगा? अच्छा, वहां के आजू बाजू वाले लोगों को पूछो इथिकल है अनइथिकल है? इसने मजाक में मेरे को मारा बोलना, इथिकल है अनइथिकल है? वो भी अनइथिकल ही बोलेंगे। बोलो हाँ या ना? वही दूसरे केस में तुमने उसको 2 बोतल मारी है। मर्डर 3 पार्ट रिलीज हुई थी।
सो तूने 2 बॉटल उसको मारी, वो मर गया, वो भी सेल्फ डिफेंस में मारी क्योंकि तुम नहीं मारते तो वो तुम्हें मार देता था। अब बोलो इथिकल है अनइथिकल है? अच्छा तुम करो रस लीला है, वो करे कैरेक्टर ढीला, उसने मर्डर किया मर्डर हो गया, तुम करो तो नो सर। चलो ठीक है तुमने तो मर्डर किया है, तुमको तो कोई नहीं बताएगा। वहां के आजू बाजू वाले लोगों को पूछो कि मैंने सेल्फ डिफेंस में अगर इसको 2 बॉटल मारी, इथिकल है अनइथिकल? क्या बोलेंगे लोग? सभी इथिकल बोलेंगे। डिफेंस मार के देखा क्या भाई कभी? चलो डिफेंस भी हो सकता है, पर मैक्सिमम आउटपुट क्या आएगा सब लोगों का? अगर उनको दिख रहा है कि तुम सेल्फ डिफेंस में मार रहे हो तो कहना है सेल्फ डिफेंस में इट इज इथिकल। बोलो हाँ या ना? दैट इज द ओनली थिंग। सिचुएशन का एनालिसिस करके जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें सही गलत का चुनाव बोल देता है और तुम सही चुनते हो, उसे इथिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इथिक्स। भगवत गीता में लिखा है धर्मः मतिभ्यः उद्गीरतः। सर सुनने में बहुत अच्छा लगा, प्लीज एलैबोरेट। धर्म मतलब इथिक्स, मतिभ्यः मतलब दिमाग, उद्गीरतः मतलब जन्म। धर्म इथिक्स ये आपके दिमाग से जन्म लेता है क्योंकि दिमाग सिचुएशन एनालिसिस जानता है। तो लॉ चाहे जो भी बोले, लॉ तो बोलता रहेगा। लॉ बोलता है चोरी करना पाप है मेरे भाई, चोरी करना क्या है? पाप है। मुझे एक बात बताओ, हाँ मुझे एक बात बताओ, चोरी करना पाप है, फाइन, आई एग्री, टोटली एग्री, एवरीवन एग्रीज। चोरी करना गलत है, एवरीवन एग्रीज, पक्का हाँ है ना? अगर कोई ऑर्फन बच्चा है, जॉब उसको दे नहीं सकते, चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पेट भरने के लिए बेचारा कहीं से थोड़ी बहुत फूड की चोरी कर रहा है सिर्फ जीने के लिए, अनइथिकल? मरने दे, भूखा प्यासा रहने दे। बोलने के लिए इजी है पर दिल नहीं मानता। बोलो हाँ है ना? दैट इज इथिकल डायलेमा। दैट इज इथिकल डायलेमा। पता नहीं क्या। एक और एग्जांपल लेते इथिकल डायलेमा का, ठीक है? नाम बोलो बेटा। प्रबल। डर गए हमें? गुड। आपका? हार्दिक, यश। प्रबल, हार्दिक, यश तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हार्दिक को स्टंट देने का शौक था, पात्र घटनाएं काल्पनिक, और यश को स्विमिंग सीखना था। सो तीनों चले गए गोवा के बीच पे। गोवा मालूम है ना? तीर्थ क्षेत्र। नहीं मतलब? अरे वहां तीर्थ सस्ता मिलता है ना टैक्स काट के। बोलो हाँ ना? सो तीनों गोवा गए। हार्दिक को स्टंट देना था तो उसने रॉकेल ले लिया मुंह में, रॉकेल भर लिया मुंह में, और यश को स्विमिंग सीखना था तो बोले मैं स्विमिंग सीधा समंदर में सीखेगा, तो इसने समंदर में छलांग लगा दी। इधर से प्रबल आ रहा था बॉटल्स लेके, पानी की प्रबल आ रहा था बॉटल्स लेके। उसने देखा कि हार्दिक ने फू किया और कुछ और ही जलने लगा। हार्दिक ने आग पकड़ ली और इधर यश ने डाइव मारी, चिल्लाने लगा, डूबने लगा। प्रबल दुर्बल हो गए। अब मेरी सॉरी है, वो आ गया एकदम से आ गया, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? सो प्रबल टेंशन में आ गया। वो एक ही जन को बचा सकता था। इधर हार्दिक जल रहा है, यश डूब रहा है, किसको बचाएगा? तुम क्या सोचोगे? नहीं सर, वो हार्दिक को लेके पानी में कूदेगा, यश को मार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसलिए तुम प्रोफेशनल बच्चे हो, नालायक लोग। एक कोई बचा सकता। मेरी थीम माय लाइफ माय रूल्स, समझ लो बात को पहले। तो दोनों में से एक को ही बचा सकता है, उतना ही समय है। बताओ किसको बचाएगा? दोनों बेस्ट फ्रेंड है, मरने दो सालों को। मैं घर जा रहा हूं, ये सुन 2 बॉटल बच जाएगी। दिस इज एथिकल डायलेमा एंड एथिक्स। ये हर लॉ में अज्यूम्ड होता है। क्या होता है? ऐसा लॉ में लिखा नहीं जाता दिस लॉ इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। अज्यूम्ड भी तेरे कॉस्ट पे है। ऐसा नहीं लिखा जाता दिस लॉ इज वेरी इथिकल। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इथिकल बनाया भाई एकदम। इधर ही नहीं लिखा। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है? पढ़ा है ना? तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? ठीक है माना 40 आए होंगे एक आधी बार, तो हाँ तो बोलो कम से कम जीवन में। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है सबने?
चलो बहुत बढ़िया। तो कहीं लिखा था ऐसा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वेरी इथिकल, पर हर प्रोविजन से तुम्हें समझ में आ रहा था इथिक्स कि उस सिचुएशन में सही क्या है। आप चाहो ना चाहो बैक ऑफ द माइंड यही प्रोसेसिंग शुरू था जब आपको टीचर पढ़ा रहे होंगे कि नहीं इसमें सही क्या है, इसमें सही क्या है। और तुमने कई बार देखना कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे आंसर्स तुमने टीचर को पहले खुद होके बोले होंगे, राइट? टीचर ने एग्जांपल दिया होगा, पूछा होगा इसमें क्या होना चाहिए, तुमने आंसर दिया होगा एंड 50% ऑफ टाइम यू माइट बी राइट। इज इट? क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इथिक्स ऑलरेडी फिक्स है, इट्स अ नेचुरली बॉर्न। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ और एफर्ट्स डालने उसके लिए। दैट्स व्हाई दिस इज ऑलरेडी क्या बोले एक बार उसे अस्यूम। इसे किसी भी लॉ में लिखा नहीं जाता, इट इज टू बी नॉट रिटन इन द लॉ। ये इथिक नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स और इथिक्स ये लिखा नहीं जाता, पर आपको सेफ्टी और बेनिफिट लिखना जरूरी है। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? सबको समझ में आया है पक्का? अब जो दो चीजें लिखना जरूरी है उसका थोड़ा सा टैली मार्क्स कर ले, लिटिल लिटिल एनालिसिस, स्मॉल मिलाते जाओ। बड़े शौकीन है, ठीक है। सो टैली मार्क्स कर ले थोड़ा सा, बोले ऐसा ना। अगर मैं लॉ का ड्राफ्ट नंबर 1 बना रहा हूं और मैंने ना सेफ्टी लिखा है लॉ में ना बेनिफिट लिखा है, इज इट अ लॉ? इज इट अ लॉ? इट्स नॉट अ लॉ। दूसरा, लॉ का मैं दूसरा ड्राफ्ट बना रहा हूं, सेफ्टी नहीं लिखा बट बेनिफिट लिखा है, क्या मैं लॉ बना सकता हूं? नहीं? नो सर। यस सर। कौन सा वाला? बना सकता हो नहीं बना सकता हो? ऐसा बेनिफिट क्या काम का जहां सेफ्टी ही ना हो। सर्वाइवल इज मोर नेसेसरी देन लग्जरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? तो ये भी लॉ बन नहीं सकता। थर्ड वन, सेफ्टी है बट बेनिफिट नहीं है, क्या ये लॉ बन सकता है? पक्का बन सकता है? सबको लग रहा है? एवरीबॉडी देयर, सबको समझ में आ रहा है पक्का? ऐसा ना बन सकता है ये लॉ? अगर बन सकता है तो एग्जांपल बोलो। पोटा, वेरी गुड। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये तुमको सेफ रखता है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म तुमको सेफ रखता है, टेररिज्म एक्ट वो कोई बेनिफिट देता है क्या कि नहीं सिटीजन ऑफ इंडिया रात एक रिवॉल्वर लेके जा सकता है, लड़की रही तो 5 ग्रेनेड कि किसी ने छेड़ा दूं? क्या ऐसा बोलता है? बिल्कुल नहीं। सो पोटा इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ जस्ट सेफ्टी, नो बेनिफिट्स, इट इज जस्ट अ सेफ लॉ। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? बट फोर्थ, सेफ्टी बेनिफिट दोनों है, क्या लॉ बन सकता है? एवरीबॉडी टेल मी, क्या लॉ बन सकता है? यस। इसका एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट जो आप सवेरे पढ़ रहे थे जीवन में, क्योंकि इसका पहला पोर्शन डिफेंस में जाता है, बचा हुआ पोर्शन तुम्हारे लिए रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स। ये सब नो, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। अगर मैं इनमें से कोई लॉ चूज करना चाहूं तो पहला प्रेफरेंस किसको दूंगा मैं? द फोर्थ वन, यस और नो? सेकंड प्रेफरेंस? थर्ड प्रेफरेंस? वेरी गुड, देयर इज नो प्रेफरेंस बिकॉज बाकी दोनों लॉ बन नहीं सकते। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? चारों पॉइंट एकदम क्लियर है? 4 पॉइंट्स एक बार वापस से बोलो। पहला कौन सा? सेफ्टी। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। और चौथा कौन सा? यहां तक समझ में आया पक्का? एवरीबॉडी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। What are the factors on which law is based? What are the factors on which law is based? उसके अंदर लिखना, there are 4 factors on which law is depending. There are 4 factors on which law is depending. It's okay. On which law is depending. Two of them are need to be written in the law. It's okay. Two of them are need to be written in the law, and other two are assumed in the law.
नीचे पॉइंट नंबर 1, सेफ्टी ऑफ पीपल एंड एनवायरमेंट. आजकल एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस भी आ रहा है ना बहुत ज्यादा, ये सो ना. सो सेफ्टी ऑफ पीपल एंड एनवायरमेंट. सेकंड, benefit of the people and environment. Benefit of the people and environment. ब्रैकेट में आफ्टर सेफ्टी, ब्रैकेट में आफ्टर सेफ्टी. थर्ड, safety and benefit, safety and benefit, safety and benefit, but not at the cost of others, but not at the cost of others, not at the cost of others. And fourth, क्या है बोलो, इथिक्स. इथिक्स लिख लिया सबने. फिर ये चार्ट है, इसको कॉपी कर लीजिएगा. नहीं, नीचे एक और सेंटेंस लिखिएगा. एज फर्स्ट टू फैक्टर्स, एज फर्स्ट टू फैक्टर्स आर नीड टू बी रिटर्न इन द लॉ. एज फर्स्ट टू फैक्टर्स are need to be written in the law. Are need to be written in the law. The analysis of the same is as follows. The analysis of the same is as follows. The analysis of the same is as follows. लिख लिया बच्चों सबने? Everybody yes or no? Okay. Okay. So ये वाला टेबल आप कॉपी कर लीजिए प्लीज. गो फॉर इट फर्स्ट. चलो लिख लिया सबने? एवरीबॉडी डन? यस और नो? ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैटेगरीज नॉर्मली जिसके ऊपर लॉ डिपेंड. एक आधी चीज दिखाओ, देखना चाहोगे? एक छोटा सा वीडियो ट्रायल वगैरह कर रहा था मैं, ट्राई करें? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ओपन माइंड से एक्सेप्ट करना. दिस आई एम डूइंग फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो. Hold, just give me 1 minute. Hold, sorry. सर सर. हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ. अरे यार. हाय सर. हाय चंपत, कैसा है? हाय गाइस, कैसे हो?
हाय बोलो इसको, वरना जाएगा नहीं नालायक यहाँ से। और महानुभाव का इंट्रोडक्शन मैं करवा दूं। सर तुम रहने दो, अपना परिचय हम खुद देंगे। इरशाद। हाय गाइस, मैं हूं संपत। सर से 10 साल से लॉ पढ़ रहा हूं, आज तक पास नहीं हुआ। सीए इंटर के अटेम्प्ट दे जा रहा हूं। देता चा बेटा तेरा क्या जाएगा, हर मे के बाद नवंबर आएगा। चंपत, फालतू बातें बहुत हो गई जीवन में। तू आया क्यों यहाँ पे और इतना सच-धज के क्यों आया है तू जीवन में? सर आज फर्स्ट डे है ना बैच का, इसलिए तैयार होके आया हूं सर। चंपत, गॉगल, फूलों मुंह पे इतना पाउडर लगा है, इंडिया में तंबाकू में चूना भी डाल के नहीं खाते लोग इतना, हैं? क्यों आया यार तुम फालतू बातें छोड़ो यार। जीवन के अंदर एक क्वेरी आ रहा है सर, बहुत जोर से आ रहा है, इसलिए यहाँ आया हूं सर। तो बहुत जोर से है तो उधर जाके करना चाहिए। अरे यार सर तुम फालतू बातें मत करो यार सर। क्या है बोल, क्या है? सर मेरा सवाल था कि सर तुम इतना लॉ वॉ पढ़ा रहे हो सर, ये सर तुम पढ़ा रहे हो, पर मैंने सुना सर कुछ राज्यों में अलग अलग लॉ होते हैं, स्टेट्स में। हाँ होते हैं तो। वैसे सर महाराष्ट्र में गुटखा बैन है सर, गुटखा। हाँ है। गाइस बोलो जुबा केसरी, जुबा केसरी, हाँ जुबा केसरी। सर महाराष्ट्र में गुटखा बैन है सर, गुजरात में लिकर बैन है सर, ड्राई स्टेट सर, पता नहीं लोग सर क्या पीते होंगे वहां पे। तो सर महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, गुजरात में लिकर बैन है सर, ऐसे अलग अलग राज्यों में ऐसे अलग अलग लॉ क्यों है सर? क्या सर ये अलग अलग राष्ट्र है सर जीवन के अंदर? ऐसे नहीं हाँ? चंपत, जीवन में गाइस तुम्हें नहीं लगता, बताओ मुझे, महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, पूरे देश में क्यों बैन नहीं है? गुजरात में लिकर बैन है, पूरे देश में बैन क्यों नहीं है? ऊपर से सर होटल में खाना खाने जाते हैं सर, तो सर वहां दो टैक्स लगाते हैं सर, 2.5%, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजी। सर ये क्या सर सीजीएसटी एसजीएसटी? आदमी जिंदा पैदा होते से मरने तक के टैक्स ही टैक्स पे करता है, खाने पे भी टैक्स है सर। गरीब आदमी क्या खाएगा सर? चंपत, ओवर एक्टिंग हो रही है जीवन के अंदर, और तू अभी Okay, जाएगा तो मैं जाके बताऊंगा तुझे कि क्या होता है ये। जाता हूँ सर, यस कहा जा बैठ जा। लड़की कहाँ है, जरा जाके बैठ जाता हूँ। तो पसंद आया क्या? पक्का पसंद आया? शॉल वी ट्राई दिस मोर? हमारे पास बहुत सारी केस स्टडीज है। सो दिस वाज अ फर्स्ट डे ट्रायल, इट वाज रिस्की, बोले ठीक है यार चल, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ठीक है? सो अरे होल्ड, वापस चंपत आ जाएगा। आगे, सो आई होप सो क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली समझा होगा, ठीक है? कि भाई साहब महाराष्ट्र में कई सारे स्टेट्स है, ठीक है? मेरा चंपत हो रहा है जीवन में, नहीं तो चंपत हो, ठीक है? सो देश में कई सारे स्टेट्स है, 29 स्टेट्स प्लस 7 यूनियन टेरिटरीज, यस है ना? और अलग अलग राज्य में अलग अलग लॉ है। जैसे महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, फिर भी लोग स्प्रे पेंटिंग करते हुए घूमते हैं। गुजरात में लिकर बैन है, बिहार में भी लिकर बैन है, पर यकीन नहीं होता, पर है। क्यों ऐसा? और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स राज्य का लॉ अलग हो सकता है, देश का लॉ अलग हो सकता है। बोलो हाँ ना? एवरीबॉडी यस ना? तो प्राइमरी क्वेश्चन मेरा यह है कि कितने कैटेगरीज के लॉ है, पता है सबको? तो उसके साथ एक और सवाल जोड़ दो, क्योंकि दोनों सेपरेट नहीं किए जा सकते, एक ही कॉइन के दो पहलू है ये। दैट इज हाउ टू मेक अ लॉ, how many categories of laws are there, and at the same time who is authorized to pass the law. मैंने आपको मेंशन किया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें 444 आर्टिकल्स है, जिसमें से आर्टिकल नंबर 245 कंटेंट है, जगह रखना प्लीज। आर्टिकल नंबर 245 में मेंशन किया है कि इंडिया में लॉ पास करेगी पार्लियामेंट। कौन पास करेगी? पार्लियामेंट। पर पार्लियामेंट में तो सब गधे घोड़े बैठे हैं, पप्पू जी भी तो वहीं पर बैठे हैं। आपको लगता है पप्पू जी पास कर पाएंगे? आलू डालोगे तो बोलो हाँ ना? तो इनको मालूम नहीं किस बारे में लॉ पास करना है, और अब इनको बोल रहे हो कर दो करके लॉ पास।
अरे इनको कोई थीसिस, थ्योरी, सब्जेक्ट, टॉपिक कुछ तो देना पड़ेगा। गिन चुन के 545 में से 50-60 लोग पढ़े होंगे, जो ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, बचे हुए उनका क्या। सो इसलिए 245 आर्टिकल नंबर के बाद 246 आर्टिकल नंबर डालना पड़ा, जस्ट फॉर द सिचुएशन कि भाई साहब कितने कैटेगरीज के लॉ होते हैं और वो कहां पे लिखे हैं। आर्टिकल 246 कहता है, एज पर शेड्यूल 7 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लॉ। One is called as union law, second is called as concurrent law, and third called as state law. यूनियन लॉ मतलब जैसे कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट जो हमारे सिलेबस में है, आपके सिलेबस में हमेशा यूनियन लॉ आएगा, बिकॉज यू आर लर्निंग विद द इंडियन इंस्टीट्यूट जो पूरे देश में लगता है, तो यू आर कंसल्टेंट थ्रू आउट द इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? दैट्स व्हाई कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट ये आपके सिलेबस वाले हो गए। ये होगा यूनियन लॉ थ्रू आउट इंडिया, एक जैसा, जम्मू कश्मीर को भी। अब आ गया ना भाई। सो ऐसी सिचुएशन में दिस इज यूनियन लॉ। दूसरा जीएसटी, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, टेक केयर। क्या है नाम? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ईयर कौन सा है? 2017। दिस इज अ कॉन्करेंट लॉ। होटल में खाना खाए हो? चंपत बोला 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, मतलब सेंट्रल भी लगा रहा है, स्टेट भी लगा रहा है, दोनों मिलकर बजा रहे हैं। बोलो हाँ, पे तो अपने को करना पड़ रहा है ना जीवन में, है ना। एंड तीसरा स्टेट लॉ, महाराष्ट्र में गुटखा बैन, गुजरात में लिकर बैन। बोलो ऐसा ना, दिस इज हाउ द लॉ इज मेड। यूनियन लॉ इज सेंट्रल प्रोसेस, ये हमेशा पार्लियामेंट में पास होगा। कॉन्करेंट लॉ ये सेंटर और स्टेट प्रोसेस है, तो दोनों जगह पे कंसीडर किया जाता है। एंड स्टेट लॉ ये हमेशा स्टेट लेजिस्लेचर में पास किया जाएगा। पार्लियामेंट में एमपीज बैठते हैं, खासदार। 2019 के इलेक्शन में जब आपने मोदी जी को चुन के दिया ना मित्रों, जब 2019 में आपने मोदी जी को चुन के दिया, दैट इज पार्लियामेंट बना। फिर 2020 में आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में वोट किया होगा। गवर्नमेंट किसके हो नहीं मालूम, काय झाड़ी काय डोंगर, ओके होगा, मालूम ही नहीं चीफ मिनिस्टर कौन है जीवन में। 2-3 साल से तो कोई नहीं जा रहा है गवर्नर के पास, आज मैं शपथ लूंगा, दोगे? दिस इज हैपनिंग, यस और नो? सो 2020 में जो इलेक्शंस हुए वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हुए, जिसमें आपने चीफ मिनिस्टर चूज किया। प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं पार्लियामेंट में, चीफ मिनिस्टर बैठते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। इज इट क्लियर? इस चीज का और एक लंबा चौड़ा डिस्कशन आएगा, जस्ट थोड़ा वेट, ठीक है। दोनों जगह पे लॉ पास करने के बाद लोकसभा के 2 हाउसेस, दैट इज हाउस ऑफ पीपल विच इज कॉल्ड एज लोअर हाउस, एंड हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल्स, राज्यसभा विच इज कॉल्ड एज अपर हाउस। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। बचपन में हिस्ट्री पढ़ा है, उसके साथ एक पतली सी बुक आती थी, मस्त थी, ऐसा लगता इसी को पढ़े, क्योंकि उसमें फोटोज भी होते थे। तो फोटो देखे, फेंक दी बाद में, ये वही लिखा था। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द सिविक्स ओनली। अब कितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप लॉ बना सकते हो? यूनियन लॉ के 97 सब्जेक्ट्स है, 97 जिनके ऊपर आप लॉ बना सकते हो। कंपनीज एक्ट अगर आपका यूनियन लॉ है तो इन सब्जेक्ट में होना चाहिए, विल सी है क्या। कॉन्करेंट लॉ के 47 सब्जेक्ट्स है एंड स्टेट लॉ के 66। साक्षात शेड्यूल 7 यूनियन लिस्ट, आर्टिकल नंबर 246 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको बोला था सबसे पहले क्या जरूरी है लॉ में? सबसे पहले क्या जरूरी है लॉ में? पहले 3 क्लॉजेस पढ़ो। डिफेंस, नेवल, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, आगे सेफ्टी। 7वें क्लॉज से बेनिफिट शुरू हो जाएगा। 6वीं क्लॉज से एटॉमिक एनर्जी, मिनरल रिसोर्सेस। समझ में आ रहा है? अगर कंपनीज एक्ट यूनियन लॉ है तो इसमें कहीं दिखना चाहिए, बोलो हाँ है ना। ये देखो सब बेनिफिट वाले चल रहे हैं, रेलवेज, हाईवेज, शिपिंग, मैरीटाइम, लाइट हाउस, एयरवेज, राइट? यस और नो? अगर कंपनीज एक्ट इसमें बना है तो ये आया कंपनीज एक्ट आपका।
एंट्री नंबर 43, एंट्री नंबर 44। एक बार सब जन साथ में रीड करेंगे इसको, 60 मार्क है इसके ऊपर जीवन में, ठीक है। सब जन साथ में 43, 1 2 3 बोलो क्या है। Incorporation, regulation and winding up of the trading corporation including banking, insurance, financial corporation but not including cooperative societies. Are you understanding properly? बहुत बढ़िया। दूसरा भी 44 कॉर्पोरेशंस के, कॉर्पोरेशन मतलब कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनीज, उसी के बारे में। बैंकिंग रेगुलेशन सुना है आपने 45 में। निगोशिएबल के एंट्रीज मारे होंगे फाउंडेशन में, सिलेबस में भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट के लॉस। आपने इंश्योरेंस एक्ट सुना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सुना है, एंट्री नंबर 48 स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह के रिगार्डिंग। इंटेंजिबल कॉपीराइट्स 49 सभी यूनियन लॉज की लिस्ट है। आपका हर यूनियन लॉ इस लिस्ट में कहीं ना कहीं फंस जाएगा, ठीक है। और टोटल मैंने एंट्रीज कितने बोले थे यूनियन लॉज के, बोले बच्चों, सी दिस 97 एंट्रीज टू द यूनियन लॉ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर देखो आता है स्टेट लॉ। स्टेट लॉ के मैंने कितने बोले थे बोले एक बार 66, 46 कॉन्करेंट के, 66 का बोले एक बार स्टेट। आपने देखा होगा स्टेट का डिफेंस कौन देखता है, स्टेट में डिफेंस कौन देखता है, पुलिस। और हर स्टेट की पुलिस अलग होती है ना, बोलो हाँ है ना। पढ़िए सेकंड पॉइंट, स्टेट ट्रांसपोर्ट अलग होता है, लॉटरी अलग होती है, प्रिजन्स अलग होते हैं स्टेट के, बोलो ऐसा ना, उन्हीं के सभी लॉज। और इसके अंदर मैंने कितने एंट्रीज बोले थे बोले एक बार, जो 66। सी स्टेट लॉज इज एंडिंग एट 66। सबसे आखिरी कॉन्करेंट लॉ मैंने एंट्रीज कितने बोले थे 47, दैट इज अ कॉन्करेंट लॉ एंडिंग एट 47। सो दीज मेनी कैटेगरीज ऑफ लॉ वी कैन प्रिपेयर। अभी तक के लॉ प्रिपेयर करने का प्रोसेस मैंने नहीं बोला है, प्रोसेस में तो अब जाएंगे, ये सिर्फ मैंने आपको कैटेगरीज ऑफ लॉ ओपन करके दे दिया। यहां तक समझ में आया सबको, सबको आइडिया क्लियर है प्रॉपरली, एवरीबडी अंडरस्टूड, बोलो हाँ है ना। इसको लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। चार्ट पूरा का पूरा। अच्छा, चार्ट लिखने के पहले पोर्ट्रेट लैंडस्केप देख के सेल्फी खींचते हो, अरे बोलो ना हाँ है ना। दिस इज पोर्ट्रेट, दिस इज, ये चार्ट क्या है, तो एक पेज के ऊपर आना चाहिए। अगर ये लैंडस्केप जैसे ऐसा चार्ट रहा तो ये क्या है, लैंडस्केप। अगर छोटा रहा तो बुक आड़ी करके, बहुत बड़ा रहा तो 2 पेजेस पे। इज इट क्लियर? ये प्रिंसिपल्स याद रखना, ये आपकी बुक को और अच्छा बनाने में काम में आएंगे, ठीक है। चलो इसको लिख लो फटाफट, और लिखना मैं चेक करने वाला हूं तो कृपया बहुत अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। कंसिडर द लॉ। अच्छा, स्पेलिंग्स, मेरे वाले स्पेलिंग पहली डिक्लेरेशन दे दूं जो उनसे पढ़े थोड़ा पहले फाउंडेशन वगैरह, उनको पता होगा मेरे स्पेलिंग के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करना। 3 टाइप की लैंग्वेजेस है इंग्लिश में, यूएस इंग्लिश, यूके इंग्लिश, डीके इंग्लिश, ठीक है। मैं कुछ भी स्पेलिंग लिख सकता हूं। मैं सीए फाइनल के एग्जाम देने के पहले 1 महीना पहले से सिर्फ स्पेलिंग याद कर रहा था, पढ़ाई तो मेरी हो गई थी, ठीक है। लिटरली जिसकी स्पेलिंग खराब होता है, हैंडराइटिंग खराब होती है, पहले सीए बनता है। वैल्यूअर को समझ में ही नहीं आता क्या लिखा है। चार्ट नए पेज पे, नए पेज पे सब लोग चार्ट नए पेज पे निकालेंगे। हाँ, पूरे 1 पेज के ऊपर चार्ट आना चाहिए। चार्ट इज अ ग्राफिक व्यू बच्चों, याद रखना। जब भी आप चार्ट को 1 सेकंड में देखो तो पूरा वापस 1 सेकंड में रिकलेक्ट होना चाहिए, उस हिसाब से वो बनाए गए हैं, ठीक है।
चार्ट एग्जैक्टली सेम तरीके का, ठीक है, एग्जैक्ट सेम निकालना। Schedule 7 to Constitution of India, COI. COI is the Constitution of India. दिख रहा है लास्ट बेंचेस? ब्लू पोर्शन लिख के हो गया है सबका? ब्लू वन, यस और नो? लास्ट बेंचेस दिख रहा है? इन केस अगर एक पेज पे नहीं बैठता तो नेक्स्ट पेज पे कैरी कीजिए, बट ट्राई टू राइट एवरी चार्ट ऑन डिफरेंट पेज, ठीक है? उससे चार्ट की जो इंटीग्रिटी बनी रहेगी पूरी। सब एरोज वगैरह एकदम प्रॉपरली, हाँ प्लीज। हिंदी वाले आप चाहो तो लिख सकते हो, इट्स ऑप्शनल, ठीक है? मैंने सिर्फ इंटरप्रिटेशन के लिए दिया है वो। फर्स्ट ग्रीन पैरा हो गया, फर्स्ट ग्रीन पैरा ऊपर का। दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट विच इज कॉल्ड एज फेमा, एंड दैट इज सरफेसिया। सरफेसिया मैं आपको मेंशन करूंगा, होल्ड लिखते रहो। सरफेसिया इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेम वाला लॉ, इसलिए उसको स्पेसिफिकली लिखा है। उसका नाम है द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। ये आएगा, अगर फाइनल में लॉ रहेगा तो ये आएगा, एंड यू विल लर्न दैट, ठीक है? सो सिर्फ सरफेसिया लिख कर रखो, यू विल कम टू नो, डोंट वरी। ग्रीन पोर्शन हो चुका है सबका आराम से।
ग्रीन मार्किंग डन, ग्रीन वाला हो गया है। एंट्रीज, सब्जेक्ट्स को एंट्रीज भी कहा जाता है, ठीक है। 97 एंट्रीज या 97 सब्जेक्ट्स। चलो डन एवरीबॉडी। चलो हो गया सबका, लाइव स्ट्रीम में लिखना हो गया है। डन एवरीबॉडी, बोला सर ना, बहुत बढ़िया, शानदार। सब्जेक्ट के बाद एंट्रीज वर्ड लिखा है, इट इज एंट्रीज। सब्जेक्ट्स को एंट्रीज भी कहा जाता है, जैसे मैंने कंपनी एक्ट को बोलते बोलते आपने देखना एंट्री नंबर 43 44 बोला होगा, दैट इज सब्जेक्ट नंबर 43 44। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? चलो नाउ वी आर गोइंग फॉर ओरिजिनल प्रोसेस, ठीक है। कुर्सी की पेटियां कृपया ठीक से बांध लीजिए, वातावरण खराब होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। अब यहां से बहुत सारा कंटेंट आएगा। मैं तुमको आज इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम और लॉ को पूरा मिक्स करके दे दूंगा। मतलब ये वाला एरिया पढ़ने के बाद तुम तुम्हारे डैड के साथ बैठ के न्यूज दे सकते हो और बैठ के डैड को बोल सकते हो, डैड इस बार ये यूपी है ना, जरा ठीक नहीं लग रहा जीवन में। डैड भी तुम्हारी तरफ 2 मिनट देखेंगे कि इसको क्या हो गया करके, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को और लॉ को अलग करके पढ़ा ही नहीं जा सकता बेटा, ठीक है। सो बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, तो जाके समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। मुझे एक बार बताओ कितने कैटेगरीज के लॉ है इंडिया में? सब जन बोलो कितने कैटेगरीज है? 3। पहला यूनियन, दूसरा कॉन्करेंट और तीसरा कौन सा? स्टेट। पर प्रोसेस 2 ही है, यूनियन प्रोसेस एंड स्टेट प्रोसेस, क्योंकि कॉन्करेंट तो दोनों जगह पास होता है। बोलो हाँ है ना? किसी भी लॉ में, अब दोनों प्रोसेस में पैरेलल लेने वाला हूं, किसी भी लॉ में सबसे पहला
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है लॉ बनाना, ड्राफ्टिंग। कौन बना सकता है लॉ? कोई बना सकते है? आप बना सकते हो? मैं? आप तो बना ही सकते हो सर, आप लॉ पढ़ाते हो। आप बना सकते हो क्या? हाँ, आप मैं दोनों बना सकते हैं, पर हमारी कोई सुनेगा नहीं। पर लॉ एक्चुअली कोई भी बना सकता है। आरटीआई सुना है? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इज क्रिएटेड बाय मिस्टर अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। समझ में आ रहा है? उन्होंने लोकपाल बिल भी बनाया था, अन्ना हजारे ने अनशन किया था वो लोकपाल बिल के लिए। याद है सबको? हाँ है ना? तो एक तो तुम्हारे पास तगड़ा एक्सपर्टीज चाहिए लॉ बनाने का, या तो पॉलिटिकल पावर चाहिए या फिर अन्ना हजारे चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जाके पॉसिबिलिटी है कि आपका लॉ बन जाएगा। सो फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड इज अ ड्राफ्टिंग। इज क्या बोलो एक बार जैसे? ड्राफ्टिंग। जब हम सेंट्रल लॉ बनाते हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बिल। बिल और एक्ट में क्या फर्क है? पास होने के पहले बिल बोला जाता है, पास होने के बाद एक्ट। सब जन बोलो एक बार, पास होने के पहले, पास होने के बाद। जैसे आपका कंपनीज एक्ट 2013 एक्चुअली कंपनीज बिल 2012 था। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? वो 2013 में पास हुआ, इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 हो गया। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? और जो स्टेट में आप बनाते हो उसको कौन सा बिल बोला जाता है? स्टेट बिल। कौन सा बिल बोले एक बार? स्टेट बिल। क्लियर है कंसेप्ट? ये कोई भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एनी इश्यूज? ओके, सो सेंट्रल बिल और कौन सा बिल बोले एक बार जैसे? स्टेट बिल। ये बिल बनाने के बाद में इसको पार्लियामेंट के सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे नहीं कि जाके पास कर लिया, ठीक है? इंट्रोड्यूस ऐसे नहीं गए सीधा पास। अरे तुम सोचो जाके डायरेक्ट आई लव यू, अरे पहले बातचीत होगी, सीसीडी होगा, आई लव यू होगा, फिर वो नहीं आगे। सो बेसिकली देखो, सो देयर इज अ क्या बोले एक बार वैसे? पार्लियामेंट। देयर इज हु बोले एक बार वैसे? पार्लियामेंट, जिसके सामने या तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने आप इसको प्रेजेंट करते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर ना। पार्लियामेंट मतलब बोलो, पार्लियामेंट मतलब क्या? जहां संसद ना, अरे सब गलत डेफिनेशन है। पार्लियामेंट जहां लोग मारामारी करते हैं, माइको फेंक के मारते, चेयर वेयर फेंक के मारते, जहां इधर उधर ब्राइब दिया, घूस दिया तो नोटों के बंडल निकाल के दिखाते, ये देखो हमको ब्राइब दिया। और सोच लो पार्लियामेंट में ये देखो हमको ब्राइब दिया। जहां पर पुलिस होते हैं, अच्छी बात है ये। जहां मोबाइल के ऊपर वीडियोस देखते रहते हैं और बाद में खुद ही बैन करते हैं और फिर बाद में चुप चुप के देखते हैं, वही है पार्लियामेंट से। क्या बताऊं मैं तुमको, जीवन में कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। वी आर रूल्ड बाय दीज पीपल्स, ठीक है? तो अभी जीवन ऐसा ही है। एक सेकंड में चार्जिंग पे लगा दूं। सो अनफॉर्चुनेटली दिस इज द पार्ट, फर्दर और ज्यादा दूंगा, ठीक है? इसको हिंदी में खासदार कहते हैं, याद है? और हिंदी में इसको आमदार कहते हैं। विधायक, चिच्चा विधायक है हमारे, सुना है ये सर ना? ये होने के बाद में फिर इन लोगों से इसके ऊपर पब्लिक इनपुट्स लिए जाते हैं। आपका अभी न्यू सिलेबस चेंज हो रहा है, इंटर का सुना होगा आपने, पूरा फाइल। आपको पता है ये सिलेबस चेंज करना इज अ अमेंडमेंट टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949। जो आपका सिलेबस भी है ना, वो आईसीएआई एक्ट 1949 में लिखा है। और जब आप सिलेबस चेंज करते हो ना, दैट इज ऑल्सो अमेंडमेंट टू द आईसीएआई एक्ट। और उसके ऊपर भी पब्लिक कमेंट लेते हो, मतलब तुम भी जाके कमेंट कर सकते हो। तुम क्या कमेंट करोगे? 8 के 8 सब्जेक्ट निकाल दो। उस एरिया के एलिट पीपल, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 बनाने के लिए 3 कमिटीज की प्रस्थापना की गई थी। नारायण मूर्ति कमिटी, one of the very honorable person, my personal favorite, the big billionaire chartered accountant Kumar Mangalam Birla, he is also CA, a man with a diamond spoon also has to go through CA. तुम्हारी क्या डिसएडवांटेज है? And JJ Irani committee, he is one of the very good investors in the Tata Group and many others. ये इंडस्ट्री के एलिट्स है। ये 3 कमिटीज बनाई थी सिर्फ कंपनीज एक्ट को बनाने के लिए और उसके कमेंट्स को समझने के लिए। ऑफ कोर्स ये सोनम गुप्ता वाले कमेंट्स वो नहीं पढ़ते,
उनके पास जो अच्छे कमेंट्स लगते हैं वो फिल्टर होके आते हैं, एंड दे ट्राई टू डिसाइड कि ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, व्हाट शुड वी डू। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? यहां पे जो कमिटीज बनती है उन्हें कहा जाता है सेंट्रल कमिटीज, और स्टेट में जो बनती है उन्हें क्या कहा जाता है? स्टेट कमेटी। अच्छा, पब्लिक कौन सी कमेंट करेगी स्टेट लॉ के ऊपर? कौन सी पब्लिक? स्टेट की पब्लिक। किसकी पब्लिक बोले एक बार? स्टेट की। और सेंट्रल लॉ के ऊपर इंडिया की पब्लिक, सेंटर की नहीं, इंडिया की। समझ में आ रहा है जीवन में? बोलो हाँ या ना। अब कमिटीज ने लॉ को वापस से ठीक कर दिया, अब यह वापस जाएगा पार्लियामेंट में, क्योंकि पढ़ तो लिया था, अब कमेंट्स भी हो गए, अब ठीक भी हो गया, अब पास करने में क्या इश्यू है? तो पार्लियामेंट में वापस जाएगा। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में कौन बैठता है मित्रों? लोकसभा में बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर, और राज्यसभा में चीफ, अभी पता नहीं अपने को कौन है फिर, चीफ मिनिस्टर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? फिलहाल चीफ मिनिस्टर कौन है? अरे तो कंफ्यूजन बहुत है ना जीवन में अपने, हाँ है ना? तो कभी कभी आ जाते हैं इधर उधर के, ठीक है, लेट्स गो। सो लोकसभा, इट इज लोकसभा, और क्या बोले बाद उसे? राज्यसभा। कुर्सी की पेटियां एकदम गांठ मार लेना, क्योंकि वातावरण गया। मुंडी उंडी झटको, एकदम स्ट्रेट बैठो। यहां से सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आगे खोल के रख दूंगा, जितना झेल सकते हो झेल लो, ठीक है? पप्पा के साथ कंपटीशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। आर यू रेडी? आर यू रेडी? सो दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलो एक बार? लोकसभा। जोर से बोलो क्या? लोकसभा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाउस ऑफ पीपल, ठीक है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर हाउस, और इसमें कौन बैठते हैं? एमपीज। नीचे राज्यसभा, यस और नो? राज्यसभा को और कहा जाता है अपर हाउस, ठीक है? इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। यहां बैठते हैं एमएससीज, मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल्स। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो यस और नो। इधर है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पे इसको लोअर हाउस कहा जाता है, जिसमें बैठते हैं एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नीचे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यहां बैठते हैं एमएलसीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। यहां तक आइडिया क्लियर है? दिस इज इन हिंदी कॉल्ड एज विधानसभा, एंड दिस इज इन हिंदी कॉल्ड एज विधान परिषद। विधान क्या बोले एक बार जैसे? परिषद। स्टेट्स का तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज है। उनके नंबर देखने बैठे तो 15 लेक्चर इधर ही चले जाएंगे अपने। बोला है ना? 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज एक्चुअली। तो सिर्फ लोकसभा का देखते हैं, और वैसे भी अपने लॉ सेंट्रल वाले ही है, ठीक है? बाकी गूगल जिंदाबाद। समझ में आ रहा है? लोकसभा में होते हैं 545 मेंबर्स। कितने? 545। अगर आपको स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनानी है तो आपको मेजॉरिटी लोग चाहिए। कितने बोले एक बार? 273 मेजॉरिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? 273 लोग आपको लगेंगे अगर स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनानी है। 2014 के इलेक्शन में हैव यू हर्ड एनडीए? नेशनल डिफेंस एकेडमी ना? इधर आओ जरा जीवन में। क्या है एनडीए? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, विच मींस द बीजेपी प्लस रीजनल अलाइड पार्टी। जैसे 2014 और 19 के इलेक्शन में बीजेपी प्लस शिवसेना इन महाराष्ट्र इज एनडीए। बाद में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, एंड इनके अपोजिशन में है यूपीए, वो भी तो कुछ बनाएंगे ना। दैट इज कांग्रेस प्लस अलाइड पार्टीज। बोलो हाँ या ना? जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस प्लस राष्ट्रवादी कांग्रेस। राष्ट्रवादी कांग्रेस पता है ना साहब? साहब महसूस तुम्हारा? बोलो हाँ या ना? तो राष्ट्र कितना पैसा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्लस अलाइड पार्टीज एंड कांग्रेस प्लस अलाइड पार्टी। 2014 के इलेक्शन में एनडीए को 305 सीटें आई थी, पूरे एनडीए को। 2019 के इलेक्शन में सिर्फ बीजेपी को 305 सीटें आई थी, एंड एनडीए ऑन 355। और उसका रिपरकशन आप समझे? जरा सुनना। ये मैजिक नंबर सिर्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए नहीं, ये मैजिक नंबर लॉ बनाने के लिए भी लगता है। इसलिए जब 355 लोग अपने बैठे हैं ना, और उधर अपोजिशन उधर कोने में बैठा है ना,
जब तुम उसको इधर से हाय कैसा है वातावरण इधर, जब ऐसा करते हो ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो इंडिया में फ्रैंकली, फिर पब्लिक प्रोटेस्ट भी कर सकता है। जैसे आपने देखना 2020 के पार्लियामेंट्री सेशन 75 साल की हिस्ट्री में द मोस्ट इफिशिएंट सेशन करके माने जाते हैं। 125% इफिशिएंसी के ऊपर पार्लियामेंट ने लॉ पास किए हैं। नॉर्मल इफिशिएंसी 60% का रहता है इनका, 125%। और तगड़े वाले भाई आर्टिकल नंबर 370 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उड़ा दिया, पूछा भी नहीं, बोले गया टाटा बाय बाय गुड बाय। बाद में पता चला उनको वो स्टेट को भी कि गया करके, वो तो परेशान रह रही है कि ये कब हो गया, मैं अभी चीफ मिनिस्टर नहीं हूं। यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया भाई सीधा सीधा। व्हाट इज यूनियन टेरिटरी? सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा जाके वही बैठेगा, स्टेट वेट का कोई कंसर्न ही नहीं है। शी जी का सीधा राज इज यूनियन टेरिटरी, गेम ओवर। अब करके दिखाओ बोले जम्मू कश्मीर में क्या कर सकते, कितना। अरे 370 किसी के दम नहीं था उसको हटाने का। समझ में आ रहा है तुमको? जीवन में एक झटके में उड़ा दिया बिना इंटीमेशन के, सीधा निकाल दो बोले इसको। उसके बाद में वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सीए एक्ट, उसके खिलाफ तगड़ा प्रोटेस्ट। वेरी लॉजिकल बिल, वेरी लॉजिकल बिल फ्रैंकली। मतलब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक नहीं हूं, ये सब मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। एनीवेज सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिंपल सी बात थी। वो लॉजिक क्या था, घर में 10 मेंबर है, 10 लोगों के लिए 10 लोगों का राशन आ रहा है। 2 लोग चोरी से घर में रह रहे, तुमको पहले महीने राशन तो गया, बोलो हाँ है ना। अब आप ये सोचो इतना सा पिक्चर 135 करोड़ की जनता पे, क्या हाल होगा देश का। यहां 20% से फट गई अपनी, वहां तो कितने सैलानी आ रहे हैं और उनके पास कोई आईडी नहीं, कुछ नहीं, रिसोर्सेस हमारे, हम यहां मेहनत कर रहे हैं, हम यहां टैक्स पे कर रहे हैं, हम यहां ऑडिट कर रहे हैं, हम यहां पे हमारी, और वहां पे सबके सब फ्री में, क्योंकि गवर्नमेंट तो फ्रीबीज बांटने के लिए रेडी है। और आ रही भी उन स्टेट्स में जो सेंटर के खिलाफ है, दीदी बुलाती है। एक्चुअली इट इज दैट। कितने पलायन करता। हाँ, उसके बाद 2-3 रॉन्ग डिसीजंस भी हुए ऑफ कोर्स, जैसे एग्रीकल्चर के 4 फार्म लॉज लेने पड़े वापस, वो गलती थे ऑफ कोर्स, नो डाउट, माफी मांग के लेने पड़े। बट यू सी दैट इज कॉल्ड डिफिशिएंसी। दिस इज हाउ शुड पार्लियामेंट शुड वर्क। 370 उड़ा दिया, सीए ला लिया, 5-6 लॉज दन। कंपनीज एक्ट 2013 में आया था, 2013 में कांग्रेस ने पास किया था, इंप्लीमेंट बीजेपी कर रही है। 2015 में अमेंडमेंट, 17 में अमेंडमेंट, 19 में अमेंडमेंट, 20 में अमेंडमेंट, 22 में अमेंडमेंट। बना रहे हो, मिटा रहे हो। एक बार बोल दो करना क्या है। और उधर फाइनेंस मिनिस्टर तो सुन ही नहीं रहे किसी का। अच्छा ये नहीं समझता, बदल देते हैं। अच्छा ये भी नहीं समझ, दूसरा। सो दिस इज हाउ द इट्स गोइंग। बट कुछ करने वाला चाहिए, कोई पार्टी जो समथिंग करे, ऐसे ही नहीं बैठे रहे जीवन के अंदर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो दिस इज व्हाट इज 545 एंड 273 मैजिक नंबर वर्क्स लाइक। आपने कभी देखा प्राइम मिनिस्टर जब खड़े होते हैं ना, कितने भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो, 2 जगह से खड़े रहेंगे। जैसे मोदी जी गुजरात से भी खड़े थे और यूपी से भी खड़े थे, उत्तर प्रदेश से। क्या खास बात है उत्तर प्रदेश में? ये देखो अभी आपको दिखाता हूं जीवन में। सीरीज उत्तर प्रदेश ढूंढो और टोटल नंबर ऑफ सीट्स गिन लो, 80 भाई। टोटल नंबर ऑफ 545 में से 80 सीट सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भी वो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गंगा है। ना इसका हल्के में मत लेना। आप कभी सैटेलाइट पिक्चर्स देखोगे ना किसी भी कंट्री के, यू विल ऑलवेज सी अ पॉपुलेशन अराउंड रिवर, बिकॉज दिस इज अबाउट सिविलाइजेशन। और इंडिया की सबसे बड़ी रिसोर्स प्रोवाइडर रिवर है गंगा, एंड दैट्स व्हाई वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। 5 स्टेट ऐसे हैं जिसको अगर आप जीत जाओ तो आपको पार्लियामेंट्री इलेक्शन कोई हरा नहीं सकता। उत्तर प्रदेश, नीचे वेस्ट बंगाल 42 दीदी वाला, फिर महाराष्ट्र 48, जय महाराष्ट्र। उसके मराठी में आगे, लेट्स गो, जोश आ गया था इधर। देन देयर इज बिहार
दैट इज कितना बोलो एक बार 40। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? आप ये 4-5 स्टेट जीत, आई गेस राजस्थान भी है समवेयर। पी क्यू आर कहाँ गया? राजस्थान, राजस्थान 25 है। आंध्र प्रदेश है आई गेस, नहीं बट आंध्र प्रदेश भी अभी टूट गया ना, तेलंगाना एंड दैट्स व्हाई तमिलनाडु हो सकता है 25। ओके गुड, बट ये 4-5 ही ऐसे स्टेट है कि अगर आप जीत गए तो आपको पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कोई भी हरा नहीं सकता। इसलिए उत्तर प्रदेश की जो सीट होती है ना प्राइम मिनिस्टर की, वो बहुत तगड़ी मानी जाती है। तुम उत्तर प्रदेश में जीते मतलब तुम जीते हो एक्चुअल में। वहां मतलब वो कहते हैं ना यार ईगो वाली बात, वो उत्तर प्रदेश की सीट है कि वहां जीते मतलब भाई जीते हैं। तुम कहीं से भी जीत जाओ इंडिया के और पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, उत्तर प्रदेश। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो ये चीज को याद रखना, ठीक है। सो ये चीज के बाद में अब दूसरा वाला, लोकसभा के 273 आ गए तो राज्यसभा के 245 आते हैं मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल, जिसमें से आपको अप्रूवल लगेगा 123 का मेजॉरिटी। 245 में से 233 आर एक्चुअली अपॉइंटेड बाय, बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्टेड बाय एमएलएज। बिकॉज ये राज्यसभा है, राज्य के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां आने चाहिए। एमएलए जिनको चूज करके भेजेंगे, नॉर्मली ये एमपीज में से ही होते हैं बहुत सारे, ठीक है उसूस, बट एमएलए नॉर्मली जिनको वोट करेंगे वो वाले। एंड 12 जो होते हैं 12, दोज आर इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम अलग अलग स्ट्रीम्स। जैसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मेंबर ऑफ राज्यसभा, जावेद अख्तर लिरिसिस्ट, विजय माल्या आदरणीय परम पूजनीय भगोड़ा केसरी विजय माल्या जी, ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। उसके राज्यसभा के इन्फ्लुएंस से किंगफिशर एयरलाइंस को ऊपर लाया था उसने। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? कैसे कैसे लोग राज्यसभा में रहते हैं, आइडिया क्लियर है? सुनना, ये होने के बाद में राज्यसभा में 123 आ गए, फिर आप जाते हो प्रेसिडेंट के पास एंड फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगता है, और स्टेट में गवर्नर का। स्टेट में किसका बोलो एक बार? गवर्नर। इधर कौन बोलो एक बार? जैसे प्रेसिडेंट। कौन है प्रेसिडेंट इंडिया का? मेरे देश के आजाद नागरिकों जो शांत बैठे हैं, कौन है अपना प्रेसिडेंट? चलो नसीब मेरे जीवन में पता है, मैं भटक गया था नहीं तो। ओके गुड। क्या खास बात है द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में? शी इज फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी, सेकंड लेडी प्रेसिडेंट। इंडिया में इसके पहले बहुत सारे प्रेसिडेंट रहे। द पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, वन ऑफ द फेवरेट। उनके पहले, उनके बाद में आए थे प्रतिभाताई पाटिल जी। आपको पता है प्रतिभाताई पाटिल जी मेरे गांव से बिलोंग करते हैं, अमरावती। मैं उनको पर्सनली जानता हूं, ये बात अलग है वो मेरे को नहीं जानते। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट वाली चीज, ऑफिशियल गैजेट। अरे जागो, मेरे क्लास में सोना बिल्कुल अलाउड नहीं है, और अकेले तो बिल्कुल नहीं है। अरे मतलब साइड वाले ने उसको जगाना है, ये बोल रहा हूं मैं। अगर क्लास में कोई सोया, मैं वहां टपक जाऊंगा, याद रखना। जीवन में तुम डर जाओगे, मैं वहां पे आऊंगा तो जिंदगी भर सो नहीं पाओगे वापस से। ठीक, कोई नहीं सोएगा क्लास के अंदर, वापस मेरे को दिखा, अगर याद रखना जीवन में। लेट्स गो। सो ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में अच्छा एक खास बात है समय, हाँ है ही क्या सर? अगर प्रेसिडेंट के पास एक वेटो पावर होता है, हेard वेटो पावर? प्रेसिडेंट किसी भी पास किए गए लॉ को रिजेक्ट कर सकता है, पर अभी नहीं कर सकता कि बिल्कुल नहीं आया तू, रीजन के साथ। मतलब 135 करोड़ की जनता के 545 रिप्रेजेंटेटिव्स ने अगर सबने हाँ बोला तो भी प्रेसिडेंट अकेला नहीं बोल सकता। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो पतली सी बुक के अंदर लिखा था कि ही इज अ फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। हाय, इधर होने जीवन में कैसे देखे हो वैसे? मेरे भाई डर गया था ना वो फर्स्ट बेंच पे। ध्यान देना, ही इज अ फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पहला लॉ रीड करने का राइट किसका है बोले बाजू से? प्रेसिडेंट। क्लियर है? पर अगर वो लॉ वापस से पार्लियामेंट से पास होकर वापस आया तो प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना ही, इतना एटीट्यूड नहीं चलेगा। एक बार हो गया, सुन लिया बस।
भले ही प्रेसिडेंट के रीजन आप सेकंड टाइम मानो या ना मानो, समझो प्रेसिडेंट ने बोला कि भैया ये लॉ के अंदर 5 पेनल्टीज चेंज करो, पार्लियामेंट बोले नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, जगह ही नहीं है, प्रेसिडेंट बहुत जगह है, नहीं है भाई, मैं जगह, वापस प्रेसिडेंट के पास है बिना अमेंडमेंट के सेम लॉ, प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वन टाइम वेटो पावर। कौन सा पावर बोलो एक बार? वन टाइम वेटो पावर। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? एक और सवाल आया है, बहुत जोर से आया है, पूछो जाके आओ, नहीं नालायक, पूछो क्या, जोर से पूछो क्या? अगर कोई लॉ बहुत इमरजेंसी में आया, अरे उसकी इमरजेंसी में लॉ है तो कैसे पास करे? पार्लियामेंट्री सेशंस लेते लेते तो वाट लग जाएगी तुम्हारी। अगर प्रेसिडेंट कोई लॉ डायरेक्टली पास करता है बिना पार्लियामेंट के परमिशन के, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। सीधा स्टैंडिंग कमेटी, सीधा प्रेसिडेंट, दोनों के बीच का लव अफेयर। समझ में आ रहा है? स्टैंडिंग कमेटी प्रेसिडेंट को बोले क्या कर देना, अरे पार्लियामेंट को समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, तो प्रेसिडेंट पास करेगा, बट इट इज सब्जेक्ट टू फर्दर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। आगे जाके पार्लियामेंट के पहले सेशन में उसको रखना ही पड़ेगा। यहां तक आइडिया क्लियर है? एक और तरीका है इमरजेंसी लॉ पास करने का, लोकसभा और राज्यसभा को साथ में बिठा दो, एक साथ, दैट इज कॉल्ड जॉइंट सेशन। दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट सेशन, सब साथ में मिलके नहीं। और पूरे 75 साल के हिस्ट्री में 3 लॉस कंसिडर हुए और सिर्फ 2 जॉइंट सेशन में पास हुए, पूरे 75 ईयर्स में 2, और दोनों तुम्हें पता है, डाउरी प्रोहिबिशन 1961 एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी 2000। टेररिज्म तो बनता था, यहां जो फटा था, जब इन्हें पर फट गया, अरे इधर आओ, लॉ पास करो, इधर आओ सब, बैठो, कब निपट जाएंगे। सो जॉइंट सेशन में, और डाउरी की जरूरत थी क्योंकि उस वक्त वुमेन के खिलाफ बहुत ही ज्यादा ब्रूटलिटी चल रही थी, दैट्स व्हाई। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? सो 3 मेन पॉइंट मैंने आपको बताए खास वाले, प्रेसिडेंट का वेटो पावर, ऑर्डिनेंस, जॉइंट सेशन। यहां तक आइडिया क्लियर है एवरीबॉडी? पक्का क्लियर है सबको? समझ में आया एवरीबॉडी? नेक्स्ट वाली चीज, फिर भारत के राज्य पत्र में, हाँ प्रेसिडेंट ने एक बार किया है आई गेस, बट मतलब नॉर्मली करते नहीं, 99.99% केसेस में प्रेसिडेंट बोलता है पास कर लो यार, ठीक है, वो ही डजंट इंटरफेयर। प्रेसिडेंट की एक और खास बात, एक बार किया है आई गेस, मेरे को भी एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कौन से केस में। प्रेसिडेंट की एक और खास बात है, जेल में गया हुआ बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, पर प्रेसिडेंट के दामन में दाग नहीं चलेगा। प्रेसिडेंट को शोकॉज नोटिस में नहीं चलती। हाँ, तुम्हें जीवन में कभी लाइफ में शोकॉज नोटिस मिली, तुम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। एकदम क्लीन चीट कैरेक्टर, गंगा की तरह पवित्र। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो, सुन ना। फिर आता है भैया प्रेसिडेंट से पास होने के बाद में टू ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राज्यपत्र। सेंट्रल गवर्नमेंट के 35 डिपार्टमेंट्स है गाइस, जिसमें 28 कैबिनेट मिनिस्टर्स है। 35 डिपार्टमेंट्स एंड 28 का अलग मिनिस्टर्स, मतलब एक मिनिस्टर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, शी इज हैंडलिंग फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसके पहले खतरनाक मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्ट्री ऑल्सो, 5 मिनिस्ट्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, पढ़ा लिखा आदमी था, एकदम जबरदस्त वाला। सो इस प्रकार भी मैनेज हो सकता है। आपका अगर कंपनीज एक्ट आया तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू पास करोगे, वो डिपार्टमेंट संभालेगा। आपका कोई लॉ आया रिगार्डिंग भैया वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज वगैरह, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आपका टेक्नोलॉजी वाइज लॉ आया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ऐसे 35 मिनिस्ट्रीज है। कंपनीज एक्ट ये एमसीए पास किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। भारत के राज्यपत्र, जिसको ऑफिशियल गैजेट कहते हैं, एब्रिवेशन ओजेड ही होगा, ठीक है, क्योंकि इट इज प्रचलित यही है, ठीक है। ये भारत का राज्यपत्र, और गुटखा बैन करना है तो महाराष्ट्र शासन
राज्य पत्र। दोनों जगह पे तीन चीजें मेंशन करते हैं, कौन से दिन से कौन से एरिया में उस लॉ के कितने सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे। जैसे कंपनीज एक्ट आया था 12 सितंबर 2013, ठीक है, 12 सितंबर 2013 विथ एरिया एंटायर इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड सेक्शंस आए थे 98 आउट ऑफ 470 में से 98 सेक्शन 2013 में आए, 183 सेक्शन 2014 में आए, और फिर बचे हुए सेक्शन इंप्लीमेंट किए गए 2015 में फेज वाइज मैनर में। ऐसा कभी नहीं होता कि ये लॉ ऐसे इधर से आया टाइमलाइन वाइज और इधर खत्म हो गया, एकदम से नया शुरू हो गया और आगे बढ़ा ना। लॉ ऑलवेज गोज लाइक दिस। ओल्ड लॉ आएगा, धीरे 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 कम होगा, ठीक है, नया लॉ धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होगा और फिर बढ़ता जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? दिस इज हाउ द लॉ शुड बी पास्ड। क्लियर है? क्योंकि तुमको एडमिनिस्ट्रेशन का भी तो प्रेशर उतना आएगा ना, नए लॉ का उतना एडमिन क्रिएट करना पड़ेगा, उतने लोग ह्यूमन रिसोर्स लगाना पड़ेगा, उतनी सिस्टम बांधनी पड़ेगी। इन्होंने जब जीएसटी लगाया था, आप सोचो कितना तकलीफ हुआ। आज भी जीएसटी के क्वेरी खत्म नहीं हो रहे पोर्टल्स के, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्वेरी खत्म नहीं हो, इन्फोसिस टीसीएस सब पागल हो गए जीवन के अंदर, फिर भी उनकी वेबसाइट नहीं चलती। समझ में आ रहा है सबको? वी हैव द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, फ्रॉम इंटरनेशनल इंडस्ट्री वी हैव द बेस्ट पर्सन इन टीसीएस इन्फोसिस, फिर भी इंडिया का जीएसटी नहीं संभाल सकता। ठीक है, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। ठीक है, सो यहां पे क्या क्या डिक्लेयर करेंगे बोले एक बार, डेट, दूसरा एरिया और तीसरा सेक्शन। इंडिया का कोई भी लॉ हो इसी प्रोसेस से पास हुआ होगा, कोई भी लॉ एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप, वो अंग्रेज देके गए थे। फिर उसके बाद के अभी हम जो पढ़ेंगे जनरल क्लॉजेस, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, समझ में आ रहा है? कंपनीज एक्ट, फेमा, सीबी, सिक्रा, कॉम्पिटिशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईडी, सर्फेसिया, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, एनी गॉडडैम लॉ इज पास्ड बाय दिस प्रोसेस ओनली। सिर्फ कॉन्करेंट लॉ एक बार सेंटर से जाएगा फिर स्टेट से जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आया, लॉ कैसे पास करते हैं समझ में आया, कैटेगरीज ऑफ लॉ समझ में आया, लॉ क्यों बनाते हैं समझ में आया। तो आज का लेक्चर हम यहां पे समाप्त करते हैं। एक काम कीजिए, होमवर्क में मैं आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं आपको 5-10 मिनट, क्योंकि खाने वाने के वांदे हो जाएंगे आपके। ठीक है, एक काम करो, सिर्फ फोटो खींच लो घर से, होमवर्क में इसको लिख के लाना, एक पेज के ऊपर 2 कॉलम्स। ठीक है, फोटो खींच लीजिए और घर से एक पेज पे 2 कॉलम करके इसको ईमानदारी से लिख के ला लेना। ठीक है, मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूं, होल्ड। होमवर्क करना मतलब करना, हाँ। डन एवरीबॉडी, लाइव स्ट्रीम में भी ले लीजिए प्लीज। ओके, नेक्स्ट वाला स्लाइड, होल्ड 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 होल्ड, दिस वन। डन एवरीबॉडी। ओके, आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी बोलना, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। मस्त खाना खाने का, शाम को 6-7 बजे तक बैठने का है। 15 दिन तकलीफ होगी पर लगे रहो। ठीक है, दिस इज द